अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी खाली घर, एपिसोड 7। मेन रोड पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी रोकी। वह जल्दी से टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर पूछा, किधर जाएंगे साहब? अकबर सोच में पड़ गया। वह टैक्सी में बैठ तो गया था, लेकिन इस वक्त उसका जहन माऊफ हो रहा था। ऐसा भी दबाव एकदम बढ़ गया। पहले ख्याल आया कि गुलशन कहे, लेकिन वो घर जाकर क्या करता। फिर उसने सोचा कहीं घूमने चले। समुंदर से उसे इश्क था। फौरन उसके जहन में क्लिफ्टन का ख्याल आया। फिर उसने सोचे समझे बगैर टैक्सी ड्राइवर से कहा, भाई क्लिफ्टन चलो। अच्छा साहब। ये कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर मीटर डाउन किया। आज सर्दी ज्यादा न थी, फिर भी क्लिफ्टन पर रश न था। वो दीवार पर बैठ गया। सामने वो जहाज था जो रेत में धंसा हुआ था। उसने सोचा उसकी जिंदगी का जहाज भी तो इसी तरह रेत में धंस गया है। कोई नहीं जो इस जहाज को रेत से निकालकर जिंदगी के समुद्र में रवां दवां कर दे। जब वो टैक्सी में बैठा क्लिफ्टन की तरफ आ रहा था तो उसके दिल पर घटास ही छाई थी। अपनी बेबसी का एहसास करके बार बार उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। वो इन आंसुओं को पी जाता, लेकिन उस वक्त दीवार पर बैठकर उस रेत में धंसे हुए जहाज का नजारा करते हुए बेख्तियार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जहाज धुंधला गया। अकबर ने कोट की जेब से रुमाल निकालकर अपनी आंखों को साफ किया। तभी पीछे से आवाज आई, रोता क्यों है? अकबर ने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वो कोई मलंग था। काली दाढ़ी, चमकती आंखें, कुशादा पेशानी, सांवली रंगत। रोता क्यों है बच्चा? उसने एक उंगली उठाकर अकबर से पूछा। कुछ नहीं बाबा। ये कहकर अकबर ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और एक 5 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो। नहीं चाहिए हमें तेरा ये नोट। वो जैसे गुस्से में आ गया। कम है, ज्यादा दे दूं, 10 रुपए। हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा, हमारी बात गौर से सुन। जा मजार पर जा। ये कहकर वो मलंग वहां ना रुका। बाबा सुनो तो। अकबर के हाथ में 5 रुपए का नोट दोबारा आ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों को एक दूसरे का ताकुब करते देखता रहा और उस मलंग के रवैये पर गौर करता रहा। वो अजीब फकीर था। उसने पैसे भी ना लिए और मजार की तरफ जाने का मशवरा दे गया। अकबर के दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना वो मजार की तरफ जाए। इस ख्याल के आते ही वो उठ खड़ा हुआ और मजार की तरफ चल दिया। मजार की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके दिल की अजीब हालत थी। रिक्कत तारी थी। आंसू बार बार आंखों की कैद से आजाद होने के लिए मचल मचल जाते। मजार पर उस वक्त कोई खास रश ना था। उसने एक कोने में खड़े होकर फातिहा पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगने लगा। ए आलम के रब और दूसरे आलमों के रब, सूरज को मशरिक से निकालकर मगरिब में गुरूब करने वाले, रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करने वाले, ए अल्लाह तू अजल है, तू अबद है। मैंने हमेशा तुझी से मांगा और तुझी से मांगूंगा। ए इंसानों और जिन्नों के बनाने वाले, मुझे इस जिन से निजात दिला। ए अल्लाह मुझ पर रहम कर, तू ही करीम और बख्शने वाला है। उसके हाथ दुआ को उठे हुए थे, आंखें बंद थीं, आंसू रुखसारों पर बह रहे थे और वह धीरे धीरे अपने रब से मुखातिब था। उस रब से जो इंसान से उसकी शारक से भी ज्यादा नजदीक है, जो सबकी सुनता है, सब कुछ देखता है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, जो बहते दरियाओं में है, गिरते आबशारों में है, ऊंचे पहाड़ों में, वो हर जगह है, वो कहाँ नहीं है। दुआ करके उसने दोनों हाथ अपने मुंह पर फेरे और खामोशी से मजार के बाहर आ गया। सीढ़ियां उतरते हुए सामने उसकी नजर पड़ी तो उसे वो मलंग एक सीढ़ी पर बैठा नजर आया। वो मलंग अकबर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। जब अकबर उसके नजदीक पहुंचा तो उस मलंग ने अपने बराबर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आ बैठ जा। अकबर ने उसके बराबर बैठने में जरा भी देर न लगाई। तू मजार पर गया? बाबा आप ही ने तो कहा था, अकबर ने कहा। मजार में जाकर तूने क्या किया? मलंग ने पूछा। मैंने फातिहा पढ़ी और अपने रब से दुआ मांगी, अकबर ने बताया। किस बात की दुआ? उस जिन से निजात की दुआ जिसने मेरी बीवी को कैद कर लिया है। तू कभी मलीर गया है? मलंग ने अचानक पूछा। नहीं, कभी नहीं, अकबर ने फौरन जवाब दिया। फिर तू मलीर जा, वहां इमली वाले बाबा से मिल। रास्ता दिखाने वाला तो अल्लाह है, निजात दिलाने वाला तो अल्लाह है। क्या अजब कि तुझे उसके जरिए निजात मिल जाए। बस अब जा, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये कहकर मलंग ने अकबर के जाने का भी इंतजार न किया, खुद ही उठ गया और मजार की तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे कुछ देर ऊपर जाते हुए देखता रहा। जब वो मजार में गायब हो गया तो अकबर सीढ़ियां उतरने लगा। अकबर की समझ में कुछ न आया कि यह माजरा क्या था। अकबर नई रोशनी का लड़का था। उसे कलंदरों, मलंगों और फकीरों की दुनिया का कुछ इल्म न था। उसे मालूम न था कि ये लोग दुनिया से बेखबर होते हुए कितने बाखबर होती हैं। इन लोगों के सामने कोई दीवार नहीं होती।
ये जहां तक चाहे देख सकते हैं, जहां तक चाहे जा सकते हैं। अकबर को इन कलंदर किस्म के फकीरों से कोई दिलचस्पी ना थी। वो इन्हें इधर उधर सड़कों के फुटपाथों पर लेटे बैठे देखता और उनके करीब से गुजर जाता। आज भी उसका ज़हन इस वाक्य को कबूल नहीं कर रहा था। वो मामूल के मुताबिक यहां से सरसरी तौर पर गुजर जाना चाहता था। वो इस सारे वाक्य को किसी मजजूब की बढ़ से ज्यादा अहमियत न देना चाहता था। हाँ, एक बात जरूर उसके जहन में हथौड़े बरसा रही थी कि अगर ये सब महज इत्तफाक था तो उस मलंग ने साहिल समंदर से मजार तक ताकुब क्यों किया। बेशक वो इस बात को अहमियत दे या ना दे, ये उसका अपना मसला था। ये वाकया इत्तफाकी जरूर था लेकिन गैर अहम हरगिज ना था। वो मजार से टैक्सी में बैठकर अपने घर पहुंच गया। शाम अपने पर समेट रही थी, रात अपने पर खोल रही थी। मगरिब के वक्त वैसे भी हर सू सन्नाटा छा जाता है, हर तरफ एक उदासी सी छा जाती है। शायद ये सूरज डूबने का रद्दअमल होता है, जबकि सुबह सूरज निकलता है तो एक खुशी का एहसास जागता है। इस वक्त घर में भी सन्नाटा तारी था। दरवाजा राशिदा ने खोला और वो खामोशी से बगैर कुछ कहे उसके साथ अंदर आ गई। घर का सामान बड़ी हद तक सेट हो चुका था, बस छोटी मोटी रद्दोबदल जारी थी। साबरा इस काम में लगी हुई थी और बाबर उसकी मदद कर रहा था। अकबर टीवी लाउंज में पड़े एक सोफे पर बैठ गया। वो बहुत थका थका सा था। अकबर भाई, चाय लाऊं आपके लिए? राशिदा ने पूछा। अकबर मुंह से कुछ ना बोला, सिर्फ गर्दन हिलाई। क्या हुआ बेटे? साबरा उसके नजदीक आकर बैठते हुए बोली। किस चीज का अम्मी? अकबर ने पूछा। तुम मामू की तरफ गए थे, वो किताब मिली कि नहीं? पहले तो ये बताओ कि अलमारी का ताला भी खुला था या नहीं? अम्मी, अलमारी का ताला तो खुलवा दिया था लेकिन वो किताब नहीं मिली। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। साबरा ने अपने हाथ मसले। हाँ, मामू खुद बहुत परेशान थे। उन्हें तवक्को थी कि वो किताब अलमारी से जरूर मिल जाएगी, अकबर ने कहा। फिर अब वो क्या कह रहे थे? साबरा ने पूछा। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे सब्र करने को कहा है। अकबर ने फीकी मुस्कुराहट से मां को देखा। सब्र तो किए बैठे हैं, साबरा ने जरा खफकी से कहा। वो कह रहे थे कि अच्छे आमिल को ढूंढ रहे हैं। अकबर ने मजीद बताया। कब तक मिलेगा वो आमिल? साबरा ने सवाल किया। अल्लाह बेहतर जानता है। अकबर ने ठंडी सांस भरी। बाबर भी कोशिश कर रही हैं, शायद कोई निजात दहिंदा मिल ही जाए, साबरा ने बताया। निजात दहिंदा का सुनकर अकबर को फौरन क्लिफ्टन वाले मलंग का ख्याल आया। अम्मी, आज मैं क्लिफ्टन गया था, वहां मुझे एक फकीर मिला। मैं दीवार पर बैठा रेत में धंसे हुए जहाज को देख रहा था कि पीछे से किसी ने पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो एक फकीर को पाया। मैंने जेब से 5 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने सख्ती से कहा, नहीं चाहिए हमें तेरा नोट। मैं समझा शायद ये पैसे कम हैं, इसलिए वो लेने से इनकार कर रहा है। मैंने फिर 10 रुपए देने की पेशकश की तो उसने फिर उसी गुस्से से कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा, जा मजार पर जा। ये कहकर वो फकीर चला गया। मैंने इस फकीर को कोई अहमियत न दी, आराम से बैठा रहा। फिर जाने क्यों दिल बार बार मजार की तरफ जाने के लिए उकसाने लगा। आखिर में इस कदर बेचैन हुआ कि मजार की तरफ चल दिया। अकबर भाई, चाय। राशिदा ने अकबर की तरफ चाय की प्याली बढ़ाते हुए कहा। राशिदा, तेरे अब्बू कहाँ हैं? साबरा ने पूछा। वो ड्राइंग रूम में हैं, तस्वीर लगा रही हैं, जरा उन्हें भेज, साबरा ने कहा। अकबर समझ गया कि साबरा बाबर को क्यों बुला रही है। वो बाबर को भी ये दास्तान सुनवाना चाहती थी। अकबर ने चाय का एक घूंट लिया और बाबर के आने का इंतजार किया। हाँ भाई, क्या हुआ? बाबर ने आते ही पूछा। इधर आए, साबरा ने सोफे की तरफ इशारा किया। अकबर आज क्लिफ्टन गया था, वहां इसे एक फकीर मिला। अकबर, जरा फिर से सुनाना। अकबर ने दोबारा जहां तक साबरा को सुनाया था सुना दिया। ये बात कि वो दीवार पर बैठा रो रहा था और उस मलंग ने अकब से आकर कहा था, रोता क्यों है बच्चा, साबरा से छुपा ली। ये बात उसने बाबर को भी ना बताई। ये बात वो कैसे बताता? मजार तक जाने, वहां दुआ मांगने, वापिस होने, मलंग के मिलने और इमली वाले बाबा के पता बताने तक अकबर ने सारे वाक़े को तफसील से बता दिया। सारी बात सुनकर बाबर ने कहा, बड़ी हैरत में डालने वाली है। अबू, हैरत में डालने वाली बात तो उस वक्त होती जब वह फकीर मेरे कुछ बताए बगैर जिनका जिक्र करता और इमली वाले बाबा का पता बताता। अकबर इस वाक्य को अहमियत देने के लिए तैयार न था। बेटा, क्या हर्ज है अगर तुम मलीर चले जाओ? साबरा ने उसे तरगीब दी और अपने शौहर से तायद चाही। क्यों जी? हाँ, जाने में तो कोई हर्ज नहीं। मेरा ख्याल है कि वो इस इलाके का मशहूर आदमी होगा, पता ढूंढने में कोई दिक्कत पेश न आएगी, बाबर ने कहा। ठीक है अब्बू, मैं किसी दिन जाकर इमली वाले बाबा से मिल आऊंगा, अकबर ने कहा। अपने साथ किसी दोस्त को ले जाना, तुमने तो वो इलाका देखा भी ना होगा, या कहो तो मैं चलूं? नहीं अब्बू, आप जहमत ना करें, मैं अपने साथ किसी दोस्त को ले लूंगा। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं कर लूंगा आसानी से।
अकबर ने अपने बाप को यकीन दिलाया। फिर अकबर ने कुछ देर घर में आराम किया। इसके बाद वो घर से निकल गया। उसने अपने एक दोस्त तारिक के घर का रुख किया। अकबर के घर से निकलने के बाद फुरकान मामू आ गए। एक तो उन्होंने नया घर देखना था, दूसरा उन्हें अकबर की फिक्र थी। वो जिस मूड में उनके घर से निकला था वो उनके लिए बाइस तशवीश था। घर में दाखिल होकर पहले उन्होंने घर का एक चक्कर लगाया, नए मकान की तारीफ की और फिर अकबर के बारे में पूछा। अकबर कहाँ है? वो मामू आपके आने से कुछ देर पहले निकला है, अपने किसी दोस्त की तरफ गया है। भाई इस वक्त मैं खास तौर से उसके लिए आया था, मामू फुरकान ने कहा। क्यों मामू, खैरियत तो है? इस मर्तबा बाबर ने पूछा। भाई वो मेरे घर से नाराज होकर निकला था, मैंने सोचा जाकर उससे माजरत कर लूं। मामू आप कैसी बातें कर रही हैं? उसके एक हाथ लगाया होता वो ठीक हो जाता। भाई इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं, अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मेरा भी यही रद्द-ए-अमल होता। अब आदमी कब तक सब्र करे, आखिर सब्र की भी कोई हद होना चाहिए। अकबर बेचारे ने तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सब्र कर लिया है, मामू फुरकान ने दुखी लहजे में कहा। बाबर मामू को आज का वाकया बताओ, क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? शायद सब्र का फल मिलने वाला है। अच्छा वो कैसे? मामू फुरकान ने सवाल किया। आपके घर से निकलकर वो इधर आने की बजाय सीधा क्लिफ्टन चला गया। वहां उसे एक फकीर मिला, उसने उसे मजार पर जाने की हदायत की। वो ना चाहते हुए भी मजार की तरफ चला गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा ताकत उसे मजार की तरफ धकेल रही है। मजार से फातिहा और दुआ मांगकर जब वो नीचे आया तो उसे वो फकीर मिल गया। उसने उसे अपने नजदीक बिठाया और मलीर में किसी इमली वाले बाबा का बताया कि वो उससे जाकर मिले, उसके जरिए मुमकिन है कि उस जिन से निजात मिल जाए। बाबर ने इस मुलाकात की रुदात बयान की। फिर फुरकान मामू से पूछा, मामू आपने किसी इमली वाले बाबा का सुना है? नहीं, मेरे इल्म में तो कोई नहीं है, लेकिन मैं मालूम कर लूंगा। मलीर के कई लोगों से वाकिफ हूं, मैं उनसे पूछकर बता दूंगा। मामू आपका ख्याल है कि अकबर को उस बाबा से जाकर मिलना चाहिए? हाँ जरूर मिलना चाहिए, क्या जब निजात का रास्ता नजर आ जाए। अब ये बातें हो रही थी कि घर की घंटी बजी। राशिदा दरवाजे पर आ गई। बाबर का ख्याल था कि अकबर आया होगा, लेकिन दरवाजे पर अकबर ना था। राशिदा ने आकर बताया, अब्बू चौकीदार गुलखान आया है। अच्छा वो कैसे आ गया? बाबर को हैरत हुई। बाबर के साथ मामू फुरकान भी गेट पर पहुंचे। गुलखान ने बड़े एहतराम से सलाम किया और फिर झिझकते हुए बोला, साहब जी आपने कहा था कि खाली मकान का ख्याल रखूं, लेकिन साहब जी वो खाली किधर है? उधर तो रहता है कोई। गुलखान ये तुम क्या कह रही हो? उधर कोई नहीं रहता, उधर हम रहते थे, बाबर अली ने बताया। नहीं साहब जी, उधर जरूर कोई रहता। रात को घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं, सुबह सुबह अंदर से फर्श धुलने की आवाज आती है, पानी बाहर बह कर आता है, दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है। हमने किसी को अंदर जाते बाहर आते नहीं देखा। साहिब जी उधर कौन लोग रहता है? गुलखान वहां कोई नहीं, ये तुम्हारा वहम है। बिजली का रात को जलना सुबह को बुझना ये हमारा वहम नहीं है, हकीकत है। आप हमारे साथ चलकर देखो, इस वक्त भी घर की सारी बत्तियां जलती है। गुलखान ने जो देखा था वो सही था, वो अपनी बात पर अड़ा रहा। बाबर की समझ में ना आया कि वो गुलखान को कैसे समझाए, उस जिन का तज़किरा करे या ना करे। तब मामू फुरकान ने बाबर को इशारा किया वो थोड़ा बहुत उस मकान के बारे में बता दे। मामू फुरकान की हदायत पर बाबर ने गुलखान को बता दिया कि उस मकान पर साया वगैरह है, इसलिए हम लोगों ने उसको खाली कर दिया है। तुम उस घर से दूर ही रहना, उसके अंदर झांकने या अंदर जाने की कोशिश न करना। इस हदायत को सुनकर गुलखान खामोशी से वापस चला गया, लेकिन उसके चेहरे से मालूम होता था कि जैसे उसे बाबर की बात पर यकीन न आया हो। भला ये भी कोई बात हुई कि उस घर में कोई साया है जो घर की बत्तियां जलाता बुझाता है, घर की सफाई और धुलाई करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? गुलखान कोई 40 के पेटी में था। वो 14-15 साल की उम्र में कराची आया, फिर यहीं का होकर रह गया। इतनी उम्र उसने मुख्तलिफ इलाकों और बंगलों की चौकीदारी करते हुए गुजारी। उसने आज तक कराची के किसी बंगले इलाके के बारे में ये ना सुना था कि यहाँ जिन भूत रहते हैं। आज उसे पहली बार किसी ने बताया कि उस बंगले में जिन का साया है, और साथ ही ये ताकीद भी की कि वो उस घर से दूर रहे। ये जिन वाली बात उसके गले से हरगिज नहीं उतर रही थी। वो एक मजबूत जिस्म और मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक था, जिद का पूरा और धुन का पक्का। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो उस मकान से हरगिज दूर नहीं रहेगा, बल्कि आसपास रहकर उसका मुशाहिदा करेगा, और अगर मुमकिन हुआ तो वो उस घर की दहलीज फलांग कर अंदर चला जाएगा। वहां जाकर देखेगा कि जिन घर के किस कोने में बैठा है। उसे ये बात मालूम थी कि अंदर से पूरा घर खुला हुआ है, लेकिन सिर्फ मेन गेट पर ताला पड़ा है। गुलखान की सीधी खोपड़ी में जो उल्टी बात समा गई थी, अब उसे निकालने वाला कौन था? उसके हाथ में एक मजबूत लाठी थी, जिससे वो गली के कुत्तों को धमकाया करता या फिर बिजली के खंभों को बजाया करता।
उसका ख्याल था कि इस तरह चोर भी डरते रहते हैं और मकीन भी होशियार हो जाती हैं, लेकिन ये महज उसका ख्याल था। उसके खंभों को बजाने के बावजूद चोर अपना काम कर जाते और मकीन सोते रह जाते। लाठी के अलावा उसकी वास्कट की जेब में एक लंबा सा चाकू भी था। ये चाकू उसके पास बहुत अरसे से था। ये चाकू भी किसी चोर पर इस्तेमाल नहीं हुआ था, अलबत्ता दिन में फल और सब्जी काटने के काम जरूर आता। गुल खान ने अभी तक शादी नहीं की थी। वो एक गरीब इलाके में एक नीम पुख्ता मकान में रिहाइश पजीर था। रात की चौकीदारी के बाद वो कोई 7-8 बजे तक अपने घर पहुंचता। फिर वो आराम के बाद शाम को अपने इलाके से निकल पड़ता। मगरिब के वक्त वो इस इलाके में आ जाता जहां की चौकीदारी उसके जिम्मे थी। इस इलाके में एक पान का खोखा था। कल्लू पनवाड़ी से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। वह मगरिब की नमाज पढ़कर कल्लू के पास आ बैठता। थोड़ी सी गपशप के बाद वो एक होटल से रात का खाना खाता और दोबारा कल्लू के पास आ बैठता। फिर वो उस वक्त तक वहां रहता जब तक कल्लू अपनी दुकान ना बंद कर जाता। उस दुकान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी गुल खान की थी। कल्लू के दुकान बंद कर जाने के बाद वो मोती जुड़ी हुई डिबिया से नुस्वार निकालकर अपने मुंह में डालता और लाठी पकड़कर इलाके का गश्त शुरू कर देता। बाबर अली का नया घर कल्लू पनवाड़ी की दुकान से ज्यादा दूर ना था और कल्लू पनवाड़ी की दुकान खाली घर के नजदीक ही थी। नमाज को जाते और होटल में खाना खाने के लिए उस खाली घर के सामने से गुजरना पड़ता। यही वजह थी कि उस घर की रोशनियां गुल खान की नजर में आ गईं। बाबर अली से मिलकर वो सीधा कल्लू के पास पहुंचा। उसने कल्लू से सारा माजरा कह सुनाया। कल्लू ये बात सुनकर बहुत हंसा। बोला, गुल खान, क्या फजूल बात करते हो। आज के जमाने में जिन भूत कहाँ, और वो भी कराची के घरों में। यहाँ के बच्चे ही इतने शरीर हैं कि शैतान भी पनाह मांगता है। भला जिन उनके दरमियान कहाँ रहेगा। लेकिन कल्लू साहब बोलता, उधर जिन है, तुम उस घर से दूर रहो। गुल खान ने बहस की। अच्छा ये बात है तो रात को चलेंगे उधर। मैंने कभी जिन नहीं देखे, मैं भी जरा देख लूंगा। फिर गुल खान और कल्लू पनवाड़ी रात गए तक इस मौजू पर बात करते रहे और हंसते रहे। कभी कोई राहगीर कंबल ओढ़े उधर से गुजरता तो कल्लू नारा लगाता, गुल खान, वो देख जिन जा रहा है। आज खासी सर्दी थी, बादल अब भी छाए हुए थे। कोई 11:30 बजे के करीब कल्लू ने अपनी दुकान बंद की और फिर वो दोनों खाली घर की तरफ चल दिए। कल्लू तकरीबन उसका हम उम्र था, लेकिन जिसामत के एतबार से उसके हम पल्ला न था। वह दुबला पतला था, जबकि गुल खान अच्छे कद काठ का आदमी था। वो बातें करते बिल आखिर खाली घर के सामने पहुंच गए। घर की सारी बत्तियां रोशन थीं। गुल खान ने फाटक की झिर्री में से अंदर झांक कर देखा। उस झिर्री में से जहां तक नजर आ रहा था वहां कोई ना था। हरसू सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा। गुल खान, गेट को लाठी से बजाओ, कल्लू ने मशवरा दिया। गुल खान ने फौरन अपनी लाठी सीधी की और जोर जोर से गेट पर मारने लगा। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। सड़क पर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। गेट बजने की आवाज दूर तक गूंज गई। बस बस, कल्लू ने गुल खान को रोका, जरा ठहरो, अब अंदर झांक कर देखते हैं। लेकिन इस गेट से कुछ नजर न आएगा। दीवार की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें सहारा देता हूं, तुम दीवार पर चढ़ जाओ। ठीक है, गुल खान ने दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर वो कल्लू की मदद से दीवार पर चढ़ गया। उसने दीवार पर बैठकर दूर तक देखने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदर कोई नजर न आया। अंदर घर का दरवाजा और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन पर्दों के पीछे से रोशनी छन छन कर आ रही थी। कल्लू, उधर तो कोई भी नहीं, दरवाजा बंद है। गुल खान, शोर मचाओ, पूछो अंदर कोई है। गुल खान ने कल्लू पनवाड़ी की हिदायत पर नारा लगाया, अरे अंदर कोई है तो बाहर आओ। कोई निकला? कल्लू पनवाड़ी ने पूछा। नहीं कल्लू, कोई बदबख्त नहीं निकला। गुल खान ने गुस्से का इजहार किया। अच्छा फिर तुम अंदर कूद जाओ और अंदर से गेट की खिड़की खोल दो, फिर हम दोनों अंदर चलते हैं। अच्छा ठीक है। ये कहकर गुल खान दीवार के उस पार कूद गया। फिर उधर से कोई आवाज न आई। कल्लू पनवाड़ी फौरन गेट की तरफ भागा और जोर से चीखा, गुल खान, आता है आता है। गुल खान की अंदर से आवाज आई। खैरियत तो है? कल्लू पनवाड़ी ने पूछा। हाँ वो तो है, उधर हमारा कमीज कांटों में फंस गया था, इधर से गुल खान बोला। फिर कल्लू पनवाड़ी को गेट की खिड़की खोलने की आवाज आई। खिड़की खोलकर गुल खान ने सर बाहर निकाला और कल्लू पनवाड़ी से मुखातिब होकर बोला, आ जाओ अंदर। कल्लू पनवाड़ी ने खासा झुककर खिड़की पार की। गुल खान ने कल्लू पनवाड़ी के अंदर आने के बाद खिड़की बंद करके चिटखनी लगा दी। अब दोनों ने घर के दरवाजे की तरफ रुख किया। पुख्ता रास्ते पर जाने की बजाय वो दोनों लॉन में दाखिल हो गई। लॉन के दरमियान और उसके अतराफ में पौधे लगे हुए थे। लॉन से गुजरने के बाद वो घर के सदर दरवाजे पर पहुंचे। दोनों ने खामोशी से लॉन क्रॉस किया। अब बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर उनके दिलों में थोड़ी सी धक्कड़ पकड़ शुरू हो गई। दरवाजा बजाने के लिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा,
पहल कौन करे। फिर गुल खान ने हिम्मत की, उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ रखा तो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से गुलाब के फूलों जैसी खुशबू का एक तेज झोंका आया। ये खाली मकान में गुलाबों की खुशबू? कल्लू पनवाड़ी ने सवाल किया। अंदर गुलाब के पौधे रखे होंगे, गुलाब खान ने जवाब दिया। आओ अंदर चलो। दरवाजा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर रोशनी थी, राहदारी में कालीन बिछा हुआ था। वो दोनों कालीन पर चलते हुए अंदर पहुंचे। बाएं जानिब एक दरवाजा था, वो बंद था। उस पर हाथ रखा तो वो खुल गया। गुल खान ने अंदर झांका। ये ड्राइंग रूम था, खूबसूरती से सजा हुआ, कालीन और कीमती सोफों से आराज था। फिर एक एक करके उन्होंने सारे कमरे झांक लिए। सारे कमरों में सामान था। ये मालूम ही ना होता था कि ये घर खाली हुआ है। यहाँ से सारा सामान ले जाया जा चुका था। पूरा घर सजा हुआ था लेकिन घर में कोई ना था। इस घर में एक दरवाजा ऐसा भी था जो अंदर से बंद था। उन लोगों के हैंडल घुमाने के बावजूद वो नहीं खुला। गुल खान ने चाबी के सुराख में से अंदर झांक कर देखा, लेकिन अंदर कुछ नजर न आया। अंदर शायद अंधेरा था। फिर उन लोगों ने उस बंद दरवाजे को छोड़कर किचन का रुख किया। वहां चूल्हे पर एक देगची रखी हुई थी, उसमें सालन था, मुर्गी पकी हुई थी। एक रुमाल में चंद रोटियां थी। कुछ जूठे बर्तन सिंक में पड़े थे। एक कप रखा था जिसमें थोड़ी सी चाय थी। गर्ज बावर्ची खाना ये बता रहा था कि इस घर में कोई मौजूद है, लेकिन घर में कोई दिखाई ना दिया। कल्लू और गुल खान के लिए ये सारी चीजें हैरत का बाइस थी। वो एक दूसरे से नजरों ही नजरों में सवाल जवाब कर रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये घर खाली कर दिया गया था तो इसमें सामान कहाँ से आया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बावर्ची खाने में खाने पीने की अशिया कैसे मौजूद थी। किचन में रखा हुआ फ्रिज भी खाने पीने के लवाजमात से भरा हुआ था। फ्रिज में रखे हुए लाल लाल सेब देखकर कल्लू पनवाड़ी का जी मचल उठा। उसने एक सेब निकाल लिया और उसमें मुंह मारा। सेब काटते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने मिट्टी खा ली हो। उसने फौरन थूक दिया और उस खाए हुए सेब को वापस फ्रिज में रख दिया। क्यों, क्या हुआ? गुल खान ने पूछा। सेब है या मिट्टी का डला? कल्लू थूकता हुआ बोला। क्या कहते हो? गुल खान को यकीन न आया। चख कर देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा, कल्लू ने पेशकश की। गुल खान ने सेब चखा तो उसे भी यही एहसास हुआ जैसे मिट्टी खा रहा हो। उसने फौरन थूक दिया और बोला, बदबख्त, ये सेब कैसा है? गुल खान, मेरे ख्याल में यहां से निकल चलो, कल्लू पनवाड़ी ने घबराए हुए लहजे में कहा। क्या तुम्हें डर लग रहा है? गुल खान ने पूछा। नहीं, डर कैसा, कल्लू पनवाड़ी ने हंसते हुए कहा। फिर वो दोनों किचन से निकल आए। टीवी लाउंज में पहुंचे। ट्रॉली पर एक नया चमकता हुआ टेलीविजन रखा था और ट्रॉली के एक खाने में वीसीआर भी मौजूद था। कल्लू पनवाड़ी आगे बढ़कर दोनों चीजों को देखने लगा। उसी वक्त म्याऊं की आवाज आई। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दिखाई कुछ ना दिया। चंद लम्हों बाद फिर म्याऊं की आवाज आई। यह आवाज नजदीक से आई थी। यह आवाज तो बिल्ली की है, लेकिन बिल्ली कहीं नजर नहीं आ रही, कल्लू पनवाड़ी ने कहा। गुल खान ने ट्रॉली के पीछे झांका, सोफे के नीचे देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर न आया। म्याऊं की आवाज बदस्तूर आ रही है। ओए बदबख्त, तू किधर है? सामने आ, गुल खान ने जोर से कहा। गुल खान को अगर यह मालूम होता कि वो उसको बदबख्त कहकर अपनी बदबख्ती को आवाज दे रहा है तो वो कभी ऐसा न करता। खामोशी से कल्लू पनवाड़ी को इस घर से लेकर निकल जाता और फिर कभी इधर का रुख ना करता। तब वो ट्रॉली के पीछे से नमूदार हुआ। उसने अपनी लाल अंगार आंखों से उसे घूर कर देखा और बोला, म्याऊं। उस आवाज में बड़ी दहशत थी। काला बिल्ला। कल्लू पनवाड़ी की उस पर नजर पड़ी तो वो 2 कदम पीछे हट गया। ये जहां छुपा हुआ था, वो काला बिल्ला अब ट्रॉली से निकलकर सामने आ चुका था। उसने कालीन पर अपनी दोनों टांगों पर झुककर अंगड़ाई ली और फिर उसने अपनी नजरें गुल खान पर जमा दी। गुल खान बड़े दिल गुर्दे का मालिक था। उसने डरना सीखा ही ना था, लेकिन उस वक्त काले बिल्ले की आंखें देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतरने लगी। या इलाही, ये कैसा बिल्ला है? अब काले बिल्ले ने गुल खान को देखकर गुर्राना शुरू किया। उसकी गुर्राहट खौफ में मुब्तला कर देने वाली थी। फिर अचानक ही उसने गुल खान पर छलांग लगाई और उसके कंधे पर सवार हो गया। गुल खान को तवक्को न थी कि उसमें इतना वजन होगा। उसके अंदर गधे बराबर वजन था। गुल खान उसका वजन बर्दाश्त न कर सका। वो पीछे की तरफ गिरा। काले बिल्ले ने गुल खान के गिरते गिरते उसके दाएं कान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसका कान भंबोड़ कर रख दिया। गुल खान तकलीफ की शिद्दत से चीखा और फिर उठकर भागा। गुल खान का यह हशर देखकर कल्लू पनवाड़ी की हालत पतली हो गई। वो भी गुल खान के साथ दरवाजे की तरफ भागा। कल्लू को भागते देखकर काले बिल्ले ने उस पर भी छलांग लगाई और उसका भी वही हशर किया जो गुल खान का किया था। उसका कान भी भंबोड़ कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कल्लू पनवाड़ी काले बिल्ले के वजन की वजह से मुंह के बल जमीन पर गिरा और फिर उठकर भागा।
गुल खान आगे था। वो अपने कटे कान पर हाथ रखे बहुत तेजी से भाग रहा था। अब उसे यकीन आ गया था कि इस मकान के मालिक ने उसे सच कहा था कि इस घर में आसेब है, उससे दूर रहना। अब दोनों को पता चल गया था कि आसेब क्या होता है, जिन भूत का साया किसे कहते हैं। वो चाह रहे थे कि कोई सवारी मिल जाए तो किसी तरह अस्पताल पहुंच जाएं। एक पुलिस वैन उधर से गुजर रही थी। पुलिस पार्टी ने दो बंदों को भागते देखा तो गाड़ी उनके सरों पर जाकर रोक दी और एक पुलिस वाले ने ललकारा, खबरदार जो भागने की कोशिश की। वो दोनों फौरन रुक गए। वो जानते थे कि अगर वो दोनों ना रुके तो पुलिस उनका जिन से भी बुरा हशर करेगी। ओए, तुम लोग वारदात करके भागे हो? पुलिस वाले ने लताड़ा। ना जी ना, थानेदार जी, मैं कल्लू पनवाड़ी हूँ। नजदीक ही मेरा पान का खोखा है। ये गुल खान है, इस इलाके का चौकीदार। हम शरीफ लोग हैं जी। ओए, आजकल शरीफ लोग ही वारदात करते हैं। और ये तुमने अपने कानों पर क्यों हाथ रखे हुए हैं? जरा अपने हाथ तो हटाओ, पुलिस वाले ने गुस्से से कहा। और जब दोनों ने अपने कान से हाथ हटाए तो वहां कान ही ना थे और खून तेजी से निकल रहा था। ओए, ये क्या हुआ? तब उन दोनों ने घबरा घबरा कर पेश आने वाले वाकये की तफसील बताई। उन दोनों के बयान के मुताबिक एक काले बिल्ले ने उन पर हमला करके उनके कान काटे और वो गेट की छोटी खिड़की से बाहर आए। लेकिन जब पुलिस वैन खाली घर के गेट पर पहुंची तो वो छोटी खिड़की अंदर से बंद हो चुकी थी। इसके अलावा वो मकान अब तारीकी में डूब चुका था। कोई नहीं कह सकता था कि इस मकान में कोई रिहाइश पजीर है। गेट पर पड़ा ताला बदस्तूर बंद था। पुलिस पार्टी ने इन दोनों झूठों को अपनी वैन में डाला, अस्पताल से उनकी मरहम पट्टी करवाई और थाने के लॉकअप में बंद कर दिया। वो दोनों रात भर हवालात के एक कोने में पड़े कराते रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे और सोचते रहे कि उन्होंने ख्वामखा खाली घर पर शक करके खुद को अजाब में मुब्तला कर लिया। अगर उस घर की बिजलियां रात को खुद ब खुद जल जाती थी या सुबह को अंदर से फर्श धोए जाने की आवाजें आती थी और पानी बहकर गेट से बाहर आता था तो आता रहता। बिजली जलती बुझती रहती, उसका काम चौकीदारी करना था, वो निगरानी करता रहता। एक जरा से तजस्सुस ने गुल खान को एक कान से महरूम कर दिया और साथ ही उसने अपने दोस्त को भी मरवाया। कल्लू बेचारा भी मुफ्त में कनकटा हो गया। सुबह हुई तो उन दोनों को थाने के इंचार्ज के सामने पेश किया गया। थाने के इंचार्ज मासूम अली शाह महज नाम का मासूम था। लोग उसे जालिम शाह के नाम से याद करते थे। उसके जुल्म की दास्तानें दूर दूर तक फैली हुई थी। असल मुजरिमों पर हाथ ना डालना, अगर गलती से पकड़े जाएं तो उनकी पीठ पर थपकी देकर भगा देना और मासूम लोगों को पकड़कर अपनी कारकर्दगी में इजाफा करना उसका शार था। वो इंतहाई अक्कड़ मिजाज और सख्त गीर शख्स था। उसके मातहत उसके सामने थर थर कांपते थे और पीठ पीछे उसको दिल खोलकर गालियां देते। मासूम अली शाह का जबड़ा हमा वक्त सख्ती से बंद रहता। उसने मुस्कुराना कभी सीखा ही ना था। यूं भी पुलिस को भला मुस्कुराने की क्या जरूरत है? पुलिस अगर मुस्कुराएगी तो मुजरिमों को तो फिर खुली छुट्टी मिल जाएगी। शायद यही वजह है कि हर पुलिस वाले को बतौर खास हदायत की जाती है, थाने में आने वाले हर शख्स को शेर की निगाह से देखा जाए, मुंह सख्ती से बंद रखा जाए और जितनी बेइज्जती मुमकिन हो वो फौरन कर दी जाए। मासूम अली शाह का मूड आज सुबह ही सुबह खराब हो गया। कुर्सी पर बैठी टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन की घंटी मासूम अली शाह के लिए किसी सूरे इसराफील से कम हैसियत न रखती थी। इधर पहली घंटी बजी और उधर उसने रिसीवर झपट कर उठाया। वो पहली घंटी को भी पूरा न होने देता। हस्बे मामूल इस वक्त भी उसने टेलीफोन पर झपटा मारा। हालो, वो हेलो इस अंदाज में खींच कर और इतने जोर से कहता कि पूरा थाना गूंज उठता। जुमा बाजार, उधर से किसी ने तमस्कर से कहा। ओए, ये तानू जुमा बाजार लगता है, ए थाना थाना है। ये कहकर मासूम अली शाह ने जोर से रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया और टेलीफोन करने वाले को एक जोरदार गाली दी। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी फिर बजी। मासूम शाह ने झपट कर रिसीवर उठा लिया और चीखा, हालो, आप कौन साहब बोल रही हैं? उधर से बड़ी मुलायमत से पूछा गया। ओए, तूने कहाँ फोन किया है? तू अपना ना दस ओए। मासूम अली शाह धाड़ा। मैंने तो जनाब पागल खाने फोन किया है। उधर से फिर रसानियत से जवाब दिया गया। पागल खाने का नाम सुनकर मासूम अली शाह के तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से में फोन करने वाले को 2-3 भारी भारी गालियां दी, फिर फोन बंद कर दिया। लेकिन उधर से जो फोन कर रहा था, शायद उसने कसम खा ली थी कि आज मासूम अली शाह का ब्लड प्रेशर किसी कीमत पर नॉर्मल नहीं होने देगा। उसने फोन बंद होते ही फिर दोबारा रिंग किया। मासूम अली शाह की मेज पर रखा हुआ टेलीफोन फिर चीखा, हालो। मासूम अली शाह ने हस्बे मामूल पूरा थाना सर पर उठा लिया। हाँ भाई गैंडे, आपके क्या हाल है? उधर से बहुत मोहब्बत से पूछा गया।
अगरचे मासूम अली शाह का डील डॉल किसी गैंडे जैसा ही था, लेकिन वो ये सुनकर बेफर उठा। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया और रिवॉल्वर की नाल माउथ पीस की तरफ करते हुए बोला, मैं तुझे शूट कर दूंगा। जवाब में इधर से कहकहा सुनाई दिया। कहकहा सुनकर मासूम अली शाह बिल्कुल ही बेकाबू हो गया। उसके मुंह से गालियां गोलियों की तरह निकलने लगी। फिर उसने फोन बंद कर दिया। ओए बाले, मासूम अली शाह ने आवाज दी। बाहर खड़ा सिपाही इकबाल शेख फौरन चीख उठाकर अंदर आया। अटेंशन होकर उसने सलूट मारा और मुअद्दबाना अंदाज में बोला, जी सर। बाले, अभी फोन की घंटी बजेगी। कोई कुत्ते का बच्चा कई दिन से फोन पर परेशान कर रहा है, जरा उसको 2-4 करारी करारी सुना देना। मासूम अली शाह ने उसे हदायत की और मेज पर सिगरेट का पैकेट उठाकर सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट सुलगाकर उसने अभी एक कशी खींचा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मासूम अली शाह ने उसे आंख से इशारा किया। इकबाल शेख ने रिसीवर उठाते ही टेलीफोन करने वाले को ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि मासूम अली शाह का दिल खुश हो गया। उसने तारीफी नजरों से इकबाल को देखा, लेकिन फिर जाने क्या हुआ कि इकबाल शेख का रंग हल्दी की तरह जर्द होने लगा। उसके हाथ में रिसीवर कांपने लगा और वो जी सर, सॉरी सर की गर्दान करने लगा। बाले को सीधा होते देखकर मासूम अली शाह की हालत भी पतली हो गई। उसे अंदाजा हो गया कि किसका फोन है और इकबाल शेख ने जो नई नई गालियां सुनाई हैं उनका सामे कौन है और अगले चंद लम्हों में क्या होने वाला है। फिर बाले ने कांपते हाथों से रिसीवर मासूम अली शाह की तरफ बढ़ा दिया। बड़े साहब का फोन है, बात करें। मासूम अली शाह ने रिसीवर हाथ में पकड़कर खड़े होकर सलूट मारा और मुअद्दब होकर बोला, हुक्म सर। उसे मालूम था कि इस हुक्म सर के जवाब में उसे क्या सुनना पड़ेगा। उधर से जो कुछ कहा गया वो उसे तल्ख घूंट समझकर पीता रहा। बड़े साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मासूम अली शाह को दिल खोल कर सुनाई और फिर गुस्से में फोन बंद कर दिया। उन्होंने क्यों फोन किया था ये भी ना बताया। यही वजह थी कि आज सुबह ही सुबह मासूम अली शाह का मूड खराब हो गया। जब गुल खान और कल्लू पनवाड़ी को मासूम अली शाह के सामने पेश किया गया तो वो अपने मातहत पर बरस पड़ा और जाने उसे क्या क्या सुना डाली। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, ब्लड प्रेशर का ग्राफ नीचे आया तो उसने कल्लू और गुल खान के चेहरों पर नजर डाली। इन बंदरों को कहाँ से लाए हो? मासूम अली शाह ने अपने मातहत पुलिस अफसर नादिर हुसैन से पूछा। सर जी, रात के गश्त पर ये दोनों हाथ आए हैं। चोर हैं? नहीं जी, हम लोग चोर नहीं हैं, कल्लू ने फौरन कहा। ओए चुप, मासूम अली ने आंखें निकाली। तो जिसे किसने कहा है बोलने को? हाँ नादिर, इन बंदरों ने क्या चुराया है? चोरी का माल किधर है? हम बंदर नहीं इंसान हैं, इस मर्तबा गुल खान बोला। हमने कोई सामान नहीं चुराया। ओए ऐसे होते हैं इंसान, तुम्हारे जैसे होने लगे तो फिर बंदरों का क्या बनेगा? मासूम अली शाह ने बेहंगम कहका लगाया। अपने ख्याल में उसने कोई जबरदस्त बात कही थी। नादिर, क्या केस है? मासूम अली शाह ने अपना बेहंगम कहका रोककर पूछा। नादिर ने उन दोनों को जिस तरह पकड़ा था, उन्होंने जो बयान दिया था और खाली घर में उसने जो कुछ देखा वो सब मासूम अली शाह को तफसील से बताया और आखिर में बोला, इन दोनों का बयान है, इनके कान काले बिल्ले ने काटे हैं और वो काला बिल्ला इनके ख्याल के मुताबिक कोई जिन है जिसने उस घर पर कब्जा कर लिया है और मालिक के मकान को किराए के घर में रहने पर मजबूर कर दिया है। ओए ये क्या बकवास है? मासूम अली शाह अपने मातहत पर गरजा। तुम्हें तो फौरन लाइन हाजिर कर देना चाहिए। पुलिस में होकर तुमने इन बंदरों के बयान पर यकीन कर लिया। हम बंदर नहीं हैं। गुल खान ने फिर तरदीद की। बयान तो तुम लोगों ने बंदरों जैसा दिया है, इंतहाई जानवराना। ओए तुम्हारे बयान पर महज हंसा जा सकता है, यकीन नहीं किया जा सकता। मासूम अली शाह ये कहकर हंसा। पहले हमारा भी यही ख्याल था। उस मकान में कोई आसेब जिन भूत नहीं। आज के जमाने में भला जिन भूत कहाँ? और इसी तजस्सुस के मारे हम उस घर में दाखिल हुए। वहां हमारे ये हशर हुआ कि एक कान से महरूम हो गए, कल्लू ने बड़े अफसोस से कहा। लेकिन तुम लोगों का बयान था कि तुम लोग उस घर के गेट की छोटी खिड़की से बाहर आए और उस घर की तमाम लाइटें जल रही थीं। लेकिन जब हमने चेक किया तो गेट की खिड़की अंदर से बंद थी और घर की एक लाइट भी रोशन न थी। हमने जो कुछ कहा है सच कहा है। आपको यकीन नहीं तो उस बंगले के मालिक बाबर अली साहब को बुलवा कर पूछ लीजिए। उन्होंने गुल खान को उस घर से दूर रहने की हदायत की थी, लेकिन वो तो हम दोनों की मत मारी गई थी कि तस्दीक करने के लिए उस घर में कूद गए, कल्लू पनवाड़ी ने कहा। ओए नादिर, इन बंदरों को पागल खाने पहुंचा, इन्हें थाने क्यों ले आया? मासूम अली शाह ने अपने मातहत अफसर को गुस्से से देखा। सर जी, आप इजाजत दें तो मैं इस घर के मालिक बाबर अली को थाने बुलवा लूं। नादिर हुसैन ने मासूम अली शाह के गुस्से की परवाह न की। उसके जहन में तजस्सुस जाग गया था। वो इस केस की हकीकत को जानना चाहता था। क्या तू समझता है उस घर में वाकई कोई साया वाया है? मासूम अली शाह ने नादिर हुसैन को बड़ी हैरत से देखा। सर जी, इस केस से मुझे दिलचस्पी हो गई है। मैं चाहता हूं कि ओए बेवकूफ़ा,
ऐसे खुश्क केस से दिलचस्पी लेने का की फायदा? कोई ऐसा केस पकड़ जिसमें 4 पैसे बनने का इम्कान हो। मासूम अली शाह ये कहकर अपनी कुर्सी से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। नादिर हुसैन जरा मुख्तलिफ पॉलिश वाला था। उसे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। उसने आसेब, जिन, भूत और चुड़ैलों से मुतल्लिक बहुत कहानियां पढ़ी थी, लेकिन देखा कुछ नहीं था। इन कहानियों को उसने महज कहानियां समझकर ही पढ़ा। उसे क्या मालूम था कि एक दिन ये कहानियां हकीकत का रूप धारकर उसके सामने आ जाएंगी। नादिर हुसैन को गुल खान और कल्लू के बयान पर यकीन ना था, लेकिन उन्होंने बाबर अली के बारे में जो बयान दिया था उससे हकीकत का कुछ अंदाजा होने का इम्कान था। उसने गुल खान और कल्लू को थाने के लॉकअप में डाला और उनसे बाबर अली का पता लेकर 2 सिपाहियों को बाबर अली के घर की तरफ रवाना कर दिया। दोनों सिपाही मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाबर अली के घर पहुंचे। एक सिपाही ने मोटरसाइकिल से उतरकर घर की घंटी बजाई, जबकि दूसरा सिपाही मोटरसाइकिल पर बैठा रहा। कुछ देर के बाद घर का दरवाजा खुला। राशिदा ने बाहर झांका। गेट पर पुलिस देखकर वो जरा झिझकी। वो फौरन पीछे हो गई। तब उस सिपाही ने कहा, बीबी, बाबर साहब का मकान यही है? हाँ जी, यही है, राशिदा ने जवाब दिया। क्या वो घर पर हैं? सिपाही ने पूछा। जी हाँ, हैं, राशिदा ने कहा। जरा उन्हें बाहर भेजें, सिपाही बोला। राशिदा ये सुनकर घबराई हुई अंदर पहुंची। बाबर उस वक्त शोरूम जाने की तैयारी कर रहा था। अकबर अपने एक दोस्त के घर जा चुका था। राशिदा कौन है दरवाजे पर? बाबर अली ने पूछा। अब्बू, 2 पुलिस वाले हैं, आपको बुला रही हैं, राशिदा ने बताया। पुलिस वाले? बाबर अली ने हैरत से कहा। मुझे बुला रही हैं? अच्छा, मैं देखता हूं। बाबर अली की समझ में नहीं आया कि पुलिस वाले उसके दरवाजे पर क्यों आए हैं। गेट पर पहुंचकर उसने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम बाबर अली है, फरमाइए क्या काम है आपको मुझसे? बाबर साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा, साहब ने बुलाया है, उस सिपाही ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। थाने? बाबर अली हैरत ज़दा रह गया। आखिर क्यों? ये तो आपको थाने चलकर ही पता चलेगा, सिपाही ने जवाब दिया। किसी ने मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है? बाबर ने पूछा। वो सिपाही जो मोटरसाइकिल पर जरा दूर खड़ा था गाड़ी स्टार्ट करके बाबर अली के करीब आया और बोला, मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। जी बताएं, बाबर अली ने कहा। असल में आपका चौकीदार, मेरा मतलब है आपके इलाके का चौकीदार पकड़ा गया है। मैं गुल खान की बात कर रहा हूँ। उसके साथ कल्लू पनवाड़ी भी है। वो कल रात आपके खाली घर से खून में नहाए हुए भाग रहे थे कि पकड़े गए। उन्होंने जो बयान दिया उस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा। आपको तस्दीक के लिए बुलाया है, बस इतनी सी बात है, उस सिपाही ने समझाया। यह सुनकर बाबर अली की जान में जान आई। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ, अंदर से अपनी गाड़ी की चाबियां ले आऊं। कुछ देर के बाद दोनों सिपाही मोटरसाइकिल पर आ गए और बाबर अली अपनी कार में पीछे चल रहा था। चंद मिनट के बाद वो थाने की हदूद में दाखिल हो गए। नादिर हुसैन बाबर अली का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। जब बाबर अली उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो उससे बड़े तपाक से मिला। उसने गर्म जोशी से उसे हाथ मिलाया और कुर्सी पर बैठने की पेशकश की। बाबर के बैठ जाने के बाद उसने साथ आए हुए सिपाहियों से कहा, जरा इन दोनों को भेजो। चंद लम्हों बाद गुल खान और कल्लू पनवाड़ी कमरे में दाखिल हो गए। गुल खान ने बाबर अली को देखा तो वो उसकी तरफ लपका और बोला, साहब जी, आप आ गए। साहब जी, आप इन्हें बताओ कि हम चोर नहीं हैं। हाँ गुल खान, मैं जानता हूं कि तुम चोर नहीं हो, बाबर अली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम्हारे बारे में जो गलतफहमी हो गई है वो मैं दूर कर दूंगा। मुझे जरा तफसील से बताओ कि मामला क्या है, और ये तुम दोनों के कान पर पट्टी क्यों बंधी है? साहब जी, उस काले बिल्ले ने हमारे कान काट लिए, इस मर्तबा कल्लू पनवाड़ी बोला। काले बिल्ले ने? बाबर अली ने हैरत जाहिर की। क्या तुम लोग मकान में दाखिल हुए थे? अगर तुम लोगों ने ऐसा किया है तो सख्त गलती की। गुल खान, मैंने तुम्हें उस मकान से दूर रहने को कहा था। फिर क्या हुआ? तब गुल खान और कल्लू पनवाड़ी ने एक एक बात तफसील से बताई। नादिर हुसैन बिल्कुल खामोशी से उन दोनों का बयान सुनता रहा। ये वही बयान था जो वो दोनों रात से देते चले आ रहे थे। उनके चुप होने के बाद नादिर हुसैन ने उन दोनों को पकड़ने की तफसील बताई। इसके बाद वो बाबर अली से मुखातिब हुआ, ये क्या मामला है? बात क्योंकि काफी आगे बढ़ चुकी थी, अब इसके सिवा कोई चारा ना था कि बाबर अली सारी कहानी सुना दे, एक एक बात बता दे। उसने कहा, जनाब, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं फिर भी तमाम वाकयात जानना चाहूंगा। नादिर हुसैन ने कहा, गुल खान को मैंने उस खाली घर के बारे में सरसरी सा बताया, बस इतना ही कि वो घर आसेब ज़दा है, वो उससे दूर रहे। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये बात सुनकर इसे जोश चढ़ जाएगा और मेरी बात की तस्दीक करने के लिए ये मेरे घर में दाखिल हो जाएगा। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा करने वाला है तो मैं इसे ज़रा तफसील से बता देता, उस काले बिल्ले की खूंज का दास्तान सुना देता जिसने हमारे घर को उजाड़ दिया है, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बाबर साहब, तमहीद अब काफ़ी हो गई, अब आप असल मामले पर आएं।
नादिर हुसैन ने बाबर अली को टोका। ये कहानी मैं आपको सिर्फ तन्हाई में सुनाऊंगा, बाबर अली बोला। ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। ये कहकर नादिर हुसैन ने एक सिपाही को आवाज दी, गुल खान और कल्लू पनवाड़ी को बाहर ले जाने को कहा और साथ ही यह हदायत भी की कि जब तक मैं ना बुलाऊं कोई कमरे में दाखिल ना हो। तन्हाई मुयस्सर आने के बाद बाबर अली ने अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी ट्रेन से शुरू हुई। ट्रेन में काले बिल्ले की आमद, लाहौर में अजीबोगरीब वाकयात का पेश आना, नीलम और अकबर की शादी में तरह तरह की रुकावटें, फिर शादी का जैसे तैसे होना, बारात की कराची वापसी, खौफनाक वाकयात की इब्तदा, नीलम की कहानी, वो किसकी बेटी है, सैयदपुर किस तरह पहुंची, किस तरह जिन उस पर आशिक हुआ और उसने अकबर को किस किस तरह परेशान किया, यहां तक कि घर भी खाली करवा लिया। नादिर हुसैन बुत बना सारे वाकयात को बड़ी दिलचस्पी और गौर से सुनता रहा। वो पुलिस वाला था, शक्को शुबा उसकी गुट्टी में पड़ा था, तफ्तीश उसके खून में शामिल थी। वाकयात सुनने के बाद उसने बेशुमार सवालात किए और जब उसे यकीन हो गया कि बाबर अली ने जो कुछ कहा है वो हक़ाइक़ पर मबनी है, उसने सच बोला है, तो वो मासूम अली के कमरे में पहुंचा। उसने मासूम अली शाह को इस अंदाज से रिपोर्ट पेश की कि वो अक्खड़ मजाज पुलिस अफसर, जो अपने ख्यालात में बड़ा साफ और सख्त था, इन वाकयात को सुनकर हैरत ज़दा रह गया। मासूम अली शाह को जिन भूतों पर जरा भर भी यकीन ना था। वो खुद अपने आप को जिन भूत कहा करता। हम पुलिस वालों से तो शैतान भी पनाह मांगता है, जिन भूत की तो हकीकत ही क्या। मासूम अली शाह ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, नादरे तू की चाहना। शाह जी, एक मजलूम लड़की उस खाली घर में कैद है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये तो सीधा सीधा अगवा का केस है, चल फिर तैयार हो जा। मासूम अली शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किस लिए शाह जी? नादिर हुसैन ने पूछा। तफ्तीश पर चलते हैं, मैंने कभी जिन नहीं देखा, आज चलकर देख लेता हूं। नादरे, तू भी क्या याद करेगा कि कैसे आला अफसर से तेरा वास्ता पड़ा था। यह कहकर मासूम अली शाह ने अपना रिवॉल्वर चेक किया और कुर्सी से उठ गया। नादिर हुसैन की तवक्को नहीं थी कि मासूम अली शाह उसकी रिपोर्ट सुनकर इस कदर बेताब हो जाएगा, खुद ही तफ्तीश पर चल देगा। वो तो खुद तफ्तीश पर जाने के लिए मासूम अली शाह से इजाजत लेने आया था। मासूम अली शाह की दिलचस्पी देखकर उसे खुशी हुई। 10 मिनट के अंदर अंदर वो लोग थाने से निकल आए। इस मर्तबा बाबर अली अपनी गाड़ी में आगे था। मासूम अली शाह और नादिर हुसैन 4 सिपाहियों समेत अपनी पुलिस वैन में पीछे थे। कोई 10-12 मिनट बाद बाबर अली ने अपनी गाड़ी खाली घर के सामने रोक ली। बाबर अली गाड़ी से उतरकर घर के गेट की तरफ आया। इतने में पुलिस पार्टी भी अपनी गाड़ी से उतरकर गेट पर पहुंच चुकी थी। मासूम अली शाह ने उस खाली घर को बगौर देखा और बोला, ऐवे जिन बादशाह की रिहाइश, और मकान तो जिन बादशाह ने अच्छा पकड़ा है। बाबर अली खामोश रहा, उसने कोई राय ना दी। शाहजी मकान ही नहीं, उसने लड़की भी अच्छी पकड़ी है। नीलम बहुत खूबसूरत लड़की है। ओए नादरे, तानू की पता? मुझे बाबर साहब ने बताया है। अच्छा फिर ताला खोलो। मासूम अली शाह ने डंडे से ताले को हिलाया, चाबी किधर है? बाबर अली घर से चला था तो उसने एहतियातन घर की चाबी अपनी जेब में डाली थी। उसने ताला खोलने के बजाय चाबी नादिर हुसैन की तरफ बढ़ाई। ये है जी चाबी। नादिर हुसैन ने मुस्कुराते हुए चाबी बाबर के हाथ से ले ली और बोला, लाइए मैं खोल लूं ताला। नादिर हुसैन ने आगे बढ़कर ताले में चाबी घुमाई और दाएं जानिब घुमाई चाबी फौरन घूम गई, ताला खुल गया। उसने ताला कुंडे से निकालकर बाबर अली के हवाले किया और दोनों हाथों से गेट खोलकर जोरदार धक्का दिया। गेट के दोनों पट तेजी से खुलते चले गए। सबसे पहले मकान के हाथे में मासूम अली शाह ने कदम रखा, फिर बाबर और नादिर ने, उसके बाद 4 सिपाही दाखिल हुए। नादिर हुसैन ने पीछे पलटकर एक सिपाही को हुक्म दिया, गेट बंद करके अंदर से कुंडी लगा दो। मेरा ख्याल है कि गेट बंद जरूर करवा दें, लेकिन कुंडा ना लगाएं। बाबर अली ने झिझकते हुए कहा, अरे बाबर साहब, आप तो खासे डरे हुए हैं। आप फिक्र न करें, आप हमारे साथ हैं। हमें देखकर शैतान भी पनाह मांगता है, जिन भूत क्या चीज हैं। फिर मासूम अली शाह सिपाही से मुखातिब हुआ, अच्छा ठीक है, सिर्फ गेट बंद कर दो, कुंडी ना लगाना। जी सर, सिपाही ने कहा और गेट बंद कर दिया। वो एक कौन कहता सी कि इस घर का फर्श सुबह सुबह धुलता है। यहाँ तो फर्श पर इतनी रेत जमी हुई है, राह में पत्ते पड़े हुए हैं। मासूम अली शाह ने दूर तक नजरें दौड़ाई। ये चौकीदार गुल खान का बयान था। ओए, उन बंदरों को थाने क्यों छोड़ाए हो? उन्होंने भी नाल लेना सी। मासूम अली शाह ने कहा, मैंने दोनों से चलने को कहा था। शाहजी तो वो कहने लगे, हमने अपना दूसरा कान नहीं कटाना। नादिर हुसैन ने हंसते हुए बताया, ओए बेवकूफ दे पुत्र। मासूम अली शाह ने गुस्से में दोनों को एक एक अदद मोटी गालियों से नवाजा, फिर बोला, नादरे, मुझे तो इस घर में कोई आबादी नहीं लगती। क्यों जी, ये घर आपने कब खाली किया है? 2-3 दिन हुए हैं, बाबर अली ने बताया।
अच्छा, आप कोई फर्क महसूस कर रही हैं? जैसा छोड़कर गए थे मकान क्या वैसा ही नहीं? इस मर्तबा नादिर बोला। मुझे तो वैसा ही नजर आ रहा है। बाबर अली ने चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहा। अब ये लोग मकान के बड़े दरवाजे पर पहुंच गए। घर खोलो जी, मासूम अली शाह ने बाबर से कहा। घर खुला हुआ है शाहजी। उनका बयान है कि घर के गेट के सिवा कोई ताला नहीं लगा। नादिर हुसैन ने वजाहत की। चलें फिर अंदर। मासूम अली शाह ने बाबर को इशारा किया, आगे बढ़ें। मैं चलूं आगे? बाबर अली ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। ठहरे, मैं चलता हूं आगे। नादिर हुसैन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। नादिर हुसैन ने आगे बढ़कर बहुत आहिस्ता से दरवाजे पर हाथ रखा। थोड़ा सा दरवाजा फौरन खुल गया। मासूम अली शाह ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। वक्त देखकर उसने बेहंगम कहका लगाया। नादिर हुसैन परेशान हो गया कि अचानक मासूम अली शाह को क्या हुआ। उसने पूछा, शाहजी की होया? ओए नादरे, होया कुछ नहीं, मैंने टाइम वेख्या सी, पूरे 12 बजे हैं। यह सुनकर नादिर हुसैन और बाबर ने भी घड़ियां देखी और दोनों मुस्कुरा पड़े। बड़ा खतरनाक वक्त है शाहजी। नादिर हुसैन ने हंसते हुए मासूम अली शाह से कहा। ओए फिक्र नहीं। ये कहकर मासूम अली शाह ने पूरा दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही अंदर से हबस ज़दा हवा बाहर आई। ये ऐसी ही बू थी जैसे अमूमन बंद घरों से आती है। ओए कित्थे गुलाबों दी खुशबू, सानू तो बंद हवा की बू आंदी पई है। मासूम अली शाह ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह बयान भी उन्हीं का था, गुल खान और कल्लू का। ओए नादरे, उन बंदरों को नाल लाना सी। हम बंदर नहीं इंसान है। अचानक गुल खान की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किस तरफ से आई अंदाज़ा कोई न लगा सका। आवाज़ सुनते ही मासूम अली शाह ने चारों तरफ देखा और फिर नादिर हुसैन से मुखातिब हुआ। नादरे, जो मैंने सुना है क्या तूने भी वो सुना है? जी शाहजी, मैंने भी सुना है। फिर उसने बाबर अली और सिपाहियों से भी पूछा। उन्होंने भी गुल खान की आवाज़ की तस्दीक की। अंदर कमरों के दरवाजे सारे के सारे बंद थे। टीवी लाउंज खाली पड़ा था। वहां ना टीवी था न वीसीआर। फर्श नंगा था और फर्श पर अच्छी खासी रेत जमी हुई थी कि जूतों के निशान बन रहे थे। घर में दाखिल होते ही दाएं जानिब ड्राइंग रूम का दरवाजा था। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था। वो अंदर से बिल्कुल खाली था। वहां भी फर्श पर रेत जमी हुई थी। फिर गुल खान और कल्लू के बयान की तस्दीक के लिए घर का किचन देखा गया। वो भी खाली पड़ा था। नादिर हुसैन ने गैस के चूल्हे पर बतौर खास उंगली फेर कर देखा। चूल्हे पर रेत जमी हुई थी। वहां फ्रिज था। ना किचन में पकी हुई हंडिया और ना जूठे बर्तन। नादरे, तेरे उन बंदरों का एक बयान भी सही नहीं। मैं तानू कहना नहीं सी, ए फ्राड ए, उन दोनों को जाकर फेंटी ला। ख्वाम खा साडा वक्त बर्बाद कीता। लेकिन शाहजी, बाबर साहब ने भी तो बयान दिया है। ओए बयान दिया है तो तस्दीक करवा, ये तेरे सामने खड़े हैं। मैंने जो कुछ कहा है वो सच कहा है, बाबर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। सच कहा है तो फिर बताओ लड़की कहाँ है? लड़की बरामद हो तो हम जिन बादशाह के खिलाफ FIR दर्ज करें, वरना पुलिस का कीमती वक्त ज़ाया करने पर आपको हवालात की सैर करना होगी। मासूम अली ने उसे डराने के लिए धमकी दी। लड़की यही है, मैं आपको नीलम का खत दिखा सकता हूँ जिसमें उसने लिखा है कि वो खाली घर जा रही है। बाबर ने जवाब दिया। ओए भोले बादशाह, तुम्हारी बहू तुम्हें चमका दे गई है। वो जाने इस वक्त किसके साथ ऐश कर रही होगी। मासूम अली शाह बिलाखिर फक्कड़पन पर उतर आया। ऐसा न कहें जी, नीलम बहुत मासूम लड़की है। बाबर अली ने एहतजाज किया। ओए बिल्कुल मेरी तरह। मासूम अली शाह ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। ओए, मेरे बाप ने मेरा नाम मासूम रख दिया। मैं तुम्हें कहीं से मासूम नजर आता हूँ? नादिर हुसैन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो घर छान मारें, घर की छत और पिछवाड़ा भी देखें। अगर घर में लड़की कहीं मौजूद हो तो आकर इतला दें। 5 मिनट में सिपाहियों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें इंसान की बच्ची तो दूर की बात है, वहां चिड़िया का बच्चा भी दिखाई ना दिया। अब बोलो जी। मासूम अली शाह ने बाबर को तेज नजरों से घूरा। इससे पहले कि बाबर अली कुछ बोलता, नादिर हुसैन ने उससे पूछा, वो आपने एक मोमबत्ती का जिक्र भी किया था जिसे कोई नहीं बुझा सका था, और वो पिघली भी नहीं थी। वो मोमबत्ती कहाँ है? वो मेरे बेटे अकबर के बेडरूम में थी, जरा दिखाओ तो। मासूम अली शाह ने इस तरह कहा जैसे कह रहा हो, वो एक क्यों झूठ बोल रहा है। बाबर अली ने फौरन नीलम के बेडरूम का रुख किया। घर का एक एक दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बंद था तो बेडरूम। सिपाहियों ने भी उस दरवाजे को बंद पाया। बाबर अली ने जब उस दरवाजे के हैंडल को घुमाकर खोलना चाहा तो वो नहीं खुला। कैसे बंद हो गया? सिपाहियों ने कहा, यह दरवाजा शुरू से बंद है। नादिर हुसैन को ख्याल आया कि गुल खान और कल्लू ने भी अपने बयान में एक कमरे के दरवाजे को मुकफ्फल पाया था। आपके ख्याल के मुताबिक इसे खुला होना चाहिए। हाँ, बाबर अली सोचता हुआ बोला। वो क्यों? नादिर हुसैन ने सवाल किया। वो इसलिए कि जब इस घर के दरवाजों को ताला लगाने की कोशिश की गई
तो किसी दरवाजे पर ताला नहीं लगा था। वो मोमबत्ती इसी कमरे में है, बाबर ने जवाब दिया। अच्छा, जरा इधर हटें, नादिर हुसैन ने बाबर अली से कहा। बाबर अली के दरवाजे से हटने के बाद वो आगे आया। उसने हैंडल को घुमाकर और फिर दरवाजे पर दबाव डालकर देखा। फिर उसने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाई। शाहजी, ताला बंद नहीं है, अंदर से कुंडी बंद है, नादिर हुसैन ने कहा। ओए, अंदर कौन हो सकता है? मासूम अली शाह ने सवाल किया। नीलम होगी, बाबर ने कहा। अच्छा, फिर ओनू आवाज मारो। जी? बाबर की समझ में बात न आई। शाह साहब कह रहे हैं उसे आवाज देकर बाहर निकालें, नादिर हुसैन ने साफ बात की। अच्छा, बाबर अली ने फिर जोर से कहा। नीलम, क्या तुम अंदर हो? नीलम, बाहर आ जाओ, मेरे साथ पुलिस है। लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। तब मासूम अली शाह की शामत आई। उसने ताले के सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे उसने सुराख से आंख लगाई, वैसे ही किसी ने उसकी आंख में तेज धार की नोकीली चीज घुसेड़ दी। मासूम अली शाह एक झटके से पीछे हटा। उसका एक हाथ आंख पर रखा हुआ था और चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे। शाहजी, क्या हुआ? नादिर हुसैन ने उसका हाथ आंख से हटाया तो देखा कि आंख से खून बह रहा है। शाहजी, आप फौरन अस्पताल जाएं, आपकी आंख से खून बह रहा है, ये शदीद जख्मी है, नादिर हुसैन ने फिक्रमंदी से कहा। फिर एक सिपाही को इशारा किया। तुम शाहजी को फौरन अस्पताल ले जाओ। पुलिस वैन में मासूम अली शाह ने अस्पताल का रुख किया। नादिर हुसैन को हदायत कर गया कि वो दरवाज़ा तोड़कर लड़की को बरामद करे और थाने ले आए। लेकिन मासूम अली शाह को फिर थाना देखना नसीब ना हुआ। वो तो अस्पताल भी ना पहुंच सका। उसकी आंख में शदीद तकलीफ थी, इतनी तकलीफ कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने गाड़ी को और तेज चलाने की हदायत की। फिर गाड़ी की रफ्तार तेज से तेज तर होती गई। एक मोड़ पर उसकी टक्कर एक सामान लदे ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि पुलिस वैन कलाबाजियां खाकर दूर जा गिरी और उसमें फौरन ही आग लग गई। उस आग के बुझने तक मासूम अली शाह की जिंदगी का चिराग बुझ गया। वह नीलम को थाने की हदूद में देखने की हसरत लिए चल बसा। पुलिस ड्राइवर भी इस हादसे में जाँ बहक हो गया। मासूम अली शाह के अस्पताल चले जाने के बाद नादिर हुसैन घूमकर बाहर गया। उसने खिड़की के शीशों से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन शीशे इस तरह के थे कि उनसे आर पार नहीं देखा जा सकता था। तब नादिर हुसैन ने रिवॉल्वर के दस्ते से शीशा तोड़ने का इरादा किया। अभी उसने रिवॉल्वर का दस्ता शीशे पर मारने के लिए हाथ ऊपर ही उठाया था कि पीछे से किसी ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। नादिर हुसैन ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। रिवॉल्वर 5-6 फुट के फासले पर जमीन पर पड़ा हुआ था और दूर तक कोई ना था। वो बाकी तीनों सिपाहियों को दरवाजे पर छुड़ाया था कि वो पीछे का जायजा लेकर अभी आ रहा है। उसकी समझ में न आया कि उसके हाथ से रिवॉल्वर किस तरह निकल गया। उसने अपना रिवॉल्वर झुककर उठाया, लेकिन वो अभी रिवॉल्वर उठाकर सीधा ही हुआ था कि किसी ने उसे बड़े जोर से धक्का दिया, इतने जोर से कि वो औंधे मुंह पक्के फर्श पर गिरा। उसका मुंह रिवॉल्वर पर पड़ा। उसका एक दांत टूट गया और खून निकल आया। वो भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा। उसके मुंह से खून बहता देखकर सब परेशान हो गए। बाबर अली ने बाथरूम का रास्ता दिखाया। नादिर हुसैन ने पानी से कुलियां की, लेकिन खून बंद नहीं हुआ। अभी वो बाथरूम में लगे शीशे में अपने टूटने वाले दांत का जायजा ही ले रहा था कि बाथरूम का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही म्याऊं की खौफनाक आवाज सुनाई दी। सैयदपुर का जिन पानी की टैंकी पर बैठा था। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने नादिर हुसैन पर छलांग लगाई। नादिर हुसैन उसका वजन न संभाल सका। वो उलट कर गिरा और उसका सर दीवार से टकराया। नादिर हुसैन की आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। नादिर हुसैन के गिरते ही काले बिल्ले ने अपना काम दिखा दिया। उसने उसके दोनों कान काट लिए। नादिर हुसैन पागलों की तरह बाथरूम से निकलकर भागा। सिपाहियों ने जो उसे खून में नहाया देखा तो उनके छक्के छूट गए। उन्होंने नादिर हुसैन के साथ ही दौड़ लगाई। फिर वो मंजर भी देखने वाला था कि 4 पुलिस वाले चोरों की तरह डरे सहमे सड़क पर भागे जा रहे थे। बाबर अली भी जल्दी से घर से निकल आया। उसने गेट बंद करके ताला लगाया और अपनी गाड़ी में बैठकर घर का रास्ता लिया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जिन के अताब से बच गया। नादिर हुसैन अपना एक दांत और 2 कान गंवाकर इतना दहशतज़दा हुआ कि उसने बाद में न सिर्फ थाने से बल्कि इस शहर से ही अपना तबादला करवा लिया। बाबर अली घर पहुंचा तो उसकी बुरी हालत थी। साबरा उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसे शुबा हुआ कि कहीं पुलिस ने उसे मारा पीटा ना हो। उसने बड़ी फिक्रमंदी से बाबर अली का जायजा लिया और पूछा, खैरियत तो है? साबरा, बस मत पूछो कि आज क्या हुआ। फिर जब उसने गुल खान, कल्लू पनवाड़ी, मासूम अली शाह और नादिर हुसैन पर गुजरने वाली क़यामत का जिक्र किया तो साबरा काम कर रह गई। बेख्तियार साबरा का हाथ अपने सर के पीछे चला गया। सैयदपुर के जिन ने उसकी चोटी जला दी थी।
सर के पीछे एक चांद सा बना हुआ था, खाल एकदम चिकनी हो गई थी और वहां अब तक कोई बाल न उगा था। साबरा को वो सब याद आ गया जो उस पर गुजरा था। सैयदपुर के जिन ने उसे एक अजाब में मुब्तला कर दिया था, उस पर क़यामत तोड़ी थी। नतीजे में साबरा को कहना पड़ा कि हाँ, मैं तुम्हारे होने का इकरार करती हूँ, तुम हो। ये वो साबरा थी जो जिन भूतों का मजाक उड़ाया करती, उनके वजूद से मुनकर थी, जो अपने खानदान भर में नडर मशहूर थी। अब इस नडर बेगम का ये हाल था कि पत्ता भी खड़खड़ाता तो वो सहम जाती। इस वक्त भी उसने बाबर अली की जुबानी पुलिस की दुर्गत का हाल सुना तो कपकपा उठी। एक तरफ उसे खुशी भी हुई कि बाबर अली वहां से साफ बचकर आ गया। चाय वगैरह पीने के बाद बाबर अली की हालत जरा संभली तो उसने अकबर के बारे में पूछा। अकबर अभी तक नहीं आया, वो क्या कहकर गया था? उसका एक दोस्त है तारिक, वो उसके पास गया है, फिर वो दोनों मलीर जाएंगे। वहां तारिक का कोई दोस्त रहता है, फिर वो इमली वाले बाबा का पता करेंगे। वो कह गया था कि दोपहर तक आ जाएगा, अभी तक तो आया नहीं। इस वक्त 1 बज रहा है, साबरा ने तफसील से बताया। अब वो गया तो जरूर कुछ ना कुछ करके ही आएगा, बाबर अली ने कहा। भाई मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, जिनकी आज की कार्रवाई सुनकर कहीं वो हमारे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, साबरा ने खौफजदा होकर कहा। परेशानी तो मुझे भी है, लेकिन इस तरह डर कर बैठ जाने से क्या होगा? मैंने उसे कितनी बार कहा है कि इस मसले से अपनी जान छुड़ा ले, मगर वो सुनता ही नहीं। वो किस तरह साबरा? अरे नीलम को तलाक देकर वो कौन सी मेरी बहन की सगी बेटी है, और अगर होती भी तो मेरे बेटे की जान से ज्यादा थोड़ी ही अजीज होती। लेकिन वो तो उस पर ऐसा आशिक हुआ कि किसी तरह मानता ही नहीं, कहीं खुदा न खास्ता कोई नुकसान न उठा बैठे, साबरा ने फिक्रमंद होकर कहा। अब नीलम को उस खाली घर में तो नहीं छोड़ा जा सकता, ना जाने बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। हाँ ये तो है, उसकी हालत वाकई काबिल रहम होगी, साबरा ने तासुफ से कहा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि घर की घंटी बजी। बाबर अली खुद उठकर गेट तक गया। दरवाजे पर अकबर था। दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को गौर से देखा। दोनों के ही पास एक दूसरे को सुनाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन दोनों खामोश रहे। घर के अंदर आकर जब अकबर बेड पर लेट गया तो साबरा ने पूछा, क्या हुआ अकबर, खैर तो है? थक गया अम्मी। अकबर ने आसूदगी से हाथ पांव फैला लिए। आज तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अकबर घबराकर बेड पर बैठ गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे सब खैरियत है। आखिर हुआ क्या, कुछ बताएं तो, अकबर ने उलझते हुए कहा। घर पर पुलिस वाले आए थे, तेरे अब्बू को थाने बुलाकर ले गए। थाने? अकबर परेशान हो गया, वो क्यों? थाने में चौकीदार गुल खान और उसका एक दोस्त कल्लू पनवाड़ी मौजूद था। दोनों को रात को पुलिस ने हमारे घर से भागते हुए पकड़ा। उन्होंने जो बयान दिया था उसकी तस्दीक के लिए तुम्हारे अब्बू को बुलाया गया था। लो वो तुम्हारे अब्बू आ गए, उनसे सुन लो। अब सारी रूदाद। मुझे तो उन पुलिस वालों का ख्याल आता है तो जिस्म में झुरझुरी सी आ जाती है। बाबर अली मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। वो अकबर के नजदीक ही बेड पर बैठ गया। फिर उसने थाने से लेकर घर वापसी तक जो कुछ देखा था वो बयान कर दिया। अकबर ने सारी दास्तान सुनकर एक गहरा सांस लिया और बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ अब्बू। हाँ हुआ तो बुरा, लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। उन्हें तो गुल खान और कल्लू पनवाड़ी के साथ जो कुछ हुआ था उस पर भी यकीन ना था। हालांकि दोनों के कान कटे हुए थे। मैंने उन्हें जो कुछ सुनाया उस पर उन लोगों ने यकीन ना किया। शायद वो समझ रहे थे मैं उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ, या मैं कोई पागल शख्स हूँ, या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। यूं भी जो वाकयात हमारे साथ पेश आए हैं वो काबिल यकीन कहाँ हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो ये साबरा बैठी हैं, सब कुछ देखते हुए भी ये जिनके वजूद से मुनकिर थीं। बिलाखिर इनको मानना पड़ गया, यकीन आ गया। पुलिस वालों को तुमने सिर्फ जुबानी ही बताया था, वो भला ऐसे नाकाबिल यकीन वाकयात पर आंख बंद करके किस तरह यकीन कर लेते। सो उन्होंने तफ्तीश की ठानी, और उस घर में उन पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ वो उम्र भर याद रखेंगे। अब उन्हें जिन्नात के वजूद के बारे में भी यकीन आ गया होगा। अच्छा अकबर, मैंने तो सारी रूदात सुना दी, अब तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या बीती। इमली वाले बाबा का सुराग मिला कि नहीं, या उस कलंदर ने ऐसे ही आंक दी थी? बाबर ने पूछा। अरे आप क्या बात कर रही हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? साबरा ने जरा खफकी से कहा। हाँ अब्बू, कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैंने पूरा मलीर छान मारा है, लेकिन कहीं इमली वाले बाबा का सुराग नहीं मिला, अकबर ने बड़ी मायूसी से कहा। उसकी ये बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। साबरा और बाबर की हैरत बजा थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अकबर को इमली वाले बाबा का पता ठिकाना क्यों ना मालूम हो सका? क्या उस मलंग ने वैसे ही आंक दी थी? लेकिन अकबर को वो मलंग जिस तरह मिला उसमें फरेब की कोई गुंजाइश न थी।
आखिर उसे क्या पड़ी थी कि समुद्र के किनारे बैठे हुए लड़के को मज़ार जाने का मशवरा दे और फिर मलीर में इमली वाले बाबा से मिलने की हदायत करे। ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ हुई है। बेटा लोगों से पूछते, साबरा ने उसे कहा। अम्मी काफ़ी लोगों से पूछा लेकिन सब ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया, अकबर ने बताया। इसका मतलब यह है कि वो वहाँ की कोई मशहूर शख्सियत नहीं है, बाबर ने इजहार ख्याल किया। मलीर कोई छोटी जगह तो नहीं है, इस कराची में पड़ोसी पड़ोसी का पता नहीं बता सकता, साबरा ने कहा। बेटा तुम एक मर्तबा और जाकर पता करो। अम्मी मुझे पता मालूम हो तो पता भी करूं, इस तरह अब कहाँ मारा फिरूं। फिर क्लिफ्टन चले जाओ, उस फकीर को ढूंढकर उससे सही पता मालूम करो, साबरा ने मशवरा दिया। हाँ ये बात ठीक है, बाबर ने तायद की। अच्छा अब कल जाऊंगा, अब तो मैं खासा थक गया हूँ। नहीं बेटा कल नहीं आज, इस काम में देर ना करो। अभी तुम कुछ देर सो जाओ, फिर शाम को उठकर चले जाना, बाबर ने हदायत की। अच्छा अब्बू, अकबर ने कहा। लेकिन अकबर को क्लिफ्टन जाने की जरूरत ना पड़ी, वो थका हुआ था। जल्द ही गहरी नींद सो गया। उसने खुद को क्लिफ्टन वाले मज़ार की सीढ़ियों पर पाया। वो सीढ़ियां चढ़ रहा था और इधर उधर बैठे हुए फकीरों को गौर से देखता जा रहा था। तब किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये एक मजबूत और खुरदरा हाथ था। अकबर ने फौरन पलट कर देखा तो उसने अपने मुकाबले एक मलंग को पाया। हमें ढूंढ रहा है बच्चा। जी बाबा। मैंने सारा मलीर छान मारा, मुझे इमली वाले बाबा का पता नहीं चला। गलियों और मोहल्लों में ढूंढता फिरा तू इमली वाले बाबा को? अरे जंगल में जा, किसी गोठ में पता कर जाकर जा। ये कहकर उस मलंग ने अकबर को धक्का दे दिया। फौरन अकबर की आंख खुल गई। उसने खुद को अपने कमरे में पाया। वो ख्वाब इतना साफ और वाज़ेह था, उसे लगा जैसे वो खुद मज़ार पर गया था। उस मलंग ने ख्वाब में नहीं हकीकत में उसका पता बताया था। दूसरे दिन सुबह ही उसने मलीर का रुख किया। इस मर्तबा उसने गली मोहल्लों की बजाय जंगल का रुख किया। अब उन्हीं बागनुमा जंगल में इमली वाले बाबा का सुराग मिल गया। उस घने जंगल के शुरू में एक चाय का होटल था, जहां ऊंची आवाज में रिकॉर्डिंग हो रही थी और जो लोग वहां बैठे थे वो सब चर्ची मालूम होते थे। एक आदमी भी शरीफ न दिखाई देता था। अकबर ने किसी चर्सी से पूछने के बजाय बराह रास्त होटल के मालिक से बात की। उससे इमली वाले बाबा का पता पूछा। उसने कहा अंदर चले जाएं। जंगल में काफी आगे जाकर एक नहर आएगी। उस जंगल के दरमियान एक भारी सा इमली का दरख्त है। उसी दरख्त के नीचे वो बाबा बैठा मिल जाएगा। लेकिन तुम उसका पता क्यों पूछ रहे हो? हमें मिलना है। लेकिन वो तो किसी से नहीं मिलता। अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है तो पत्थर मारकर भगा देता है। होटल वाले ने इंकशाफ किया। कोई तो होगा जो बाबा के पास आता जाता होगा। आखिर बाबा खाता पीता कहाँ से होगा? अकबर का दोस्त तारिक बोला। लेकिन जनाब वहाँ कोई नहीं जाता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रह गई ये बात कि खाता पीता कहाँ से होगा, तो उसके बारे में मशहूर है कि वहाँ रात के 12 बजे महफिल सजती है। महफिल सजती है? किस किस्म की महफिल? अकबर ने पूछा। ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि रात को वहाँ कोई नहीं जा सकता। एक दो लोगों ने जाने की कोशिश भी की है तो वहाँ से अंधे और गूंगे होकर लौटे हैं। होटल के मालिक ने गहरा सांस लेकर कहा, आप लोग नौजवान हैं, तालिब इल्म मालूम होते हैं। आप लोग कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़ गए? आप ये बताएं, दिन में जाने में तो कोई खतरा नहीं? अकबर ने पूछा। नहीं, होटल वाले ने जवाब दिया। क्या अंदर मोटरसाइकिल जा सकती है? तारिक ने पूछा। हाँ जा सकती है, होटल वाले ने बताया। अच्छा जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर अकबर तारिक के साथ मोटरसाइकिल पर आ बैठा। तारिक के दोस्त शाकिर ने भी अपनी मोटरसाइकिल संभाली और वो जंगल में दाखिल हुए। ये एक घना जंगल था। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हुए थे। उन्हीं दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी नुमा रास्ता था। वो उस रास्ते पर हो लिए। आगे तारिक और अकबर थे, पीछे शाकिर। शाकिर कभी ऐसे घने जंगल में दाखिल नहीं हुआ था। फिर इमली वाले बाबा के बारे में होटल वाले ने जो नक्शा खींचा था उससे उसके दिल में हौल बैठ गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी की। फिर तारिक और अकबर जब दरख्तों के झुंड में गायब हो गए तो शाकिर ने फौरन अपनी मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाई, पीछे घुमाई और गाड़ी को रेस देकर बड़ी रफ्तार से जंगल से निकल गया। तारिक और अकबर बातें करते जा रहे थे। आगे जाके उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले जा रही हैं। पीछे शाकिर नहीं है तो अकबर ने कहा, यह शाकिर किधर रह गया? पीछे नहीं है? तारिक ने मिरर में देखते हुए पूछा। अकबर ने गर्दन घुमाकर देखा, यार पीछे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी रोको जरा। तारिक ने मोटरसाइकिल रोक ली। दोनों ने कुछ देर इंतजार किया। उनका ख्याल था कि अगर किसी वजह से पीछे रह गया होगा तो आ जाएगा, लेकिन उनका इंतजार बेसूद साबित हुआ। पीछे चलकर देखें, अकबर ने कहा। मेरा ख्याल है कि वो वापस चला गया है, वो थोड़ा डरपोक बंदा है। फिर उस होटल वाले ने अंदर गूंगा होने की कहानी सुना दी।
जंगल भी सुनसान है। वो डर कर भाग गया। आओ तुम बैठो, हम आगे चलते हैं, तारिक ने कहा। फिर अकबर तारिक के पीछे बैठ गया। तारिक ने किक लगाई और मोटरसाइकिल ने रफ्तार पकड़ ली। थोड़ा अंदर जाकर हमवार रास्ता ऊंचा नीचा होने के अलावा छोटे बड़े पत्थरों से पुर था। जब गाड़ी चलाना मुमकिन ना रहा तो तारिक ने गाड़ी खड़ी कर दी और वो दोनों पत्थरों पर चलते आगे बढ़ने लगे। कोई एक फरलांग चलने के बाद उन्हें जंगल खत्म होने का एहसास हुआ। एक तो अंधेरा कम हो चुका था, दूसरा दरख्तों के तनों के दरमियान से आसमान झलकने लगा। फिर वो नहर आ गई। नहर जंगल के इख्तिताम पर थी। नहर के उस पार खुला मैदान था, खेतों का सिलसिला था और बहुत आगे कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे थे। शायद वो कोई गोठ था। नहर के किनारे पहुंचकर दोनों ने सोचा कि अब किधर जाया जाए, इसलिए कि वो जहां निकले थे वहां नहर में कोई इमली का दरख्त नजर न आया। नहर क्योंकि सीधी ना थी, आगे जाकर बल खा गई थी, इसलिए दूर तक देखना भी मुमकिन था। अब मसला यह था कि नहर के दाएं तरफ जाया जाए या बाएं जानिब। अब क्या करें? अकबर ने सवाल किया। मेरे ख्याल में पहले बाएं जानिब चलते हैं। उधर अगर इमली का दरख्त ना हुआ तो वापस आकर दाएं जानिब चलेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। एक काम और करना होगा, तारिक बोला। वो क्या? जब हम वापस जाएंगे तो हमें ये याद ना रहेगा कि हम कहाँ से नहर पर निकले थे। ये अगर याद ना रहा तो वापसी में मोटरसाइकिल को तलाश करना आसान ना होगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ 2-4 पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखकर निशानी लगा देते हैं, तारिक ने तजवीज़ पेश की। यार तूने बहुत अक्लमंदी की बात की, वरना वापसी में हम जरूर रास्ता भूल जाते। फिर अकबर और तारिक ने मिलकर 5 पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखकर एक संगे मील बना दिया और अब वो नहर के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। आगे जाकर नहर धीरे धीरे घूमती गई। फिर वो जैसे ही सीधी हुई तो वो दोनों खुशी से उछल पड़े। सामने एक बहुत मोटे तने का लंबा चौड़ा इमली का दरख्त मौजूद था। ये दरख्त नहर के दरमियान था। नहर में ज्यादा पानी महसूस ना होता था। दरख्त के चारों तरफ एक चबूतरा सा बना हुआ था। उसी चबूतरे में एक जगह सीढ़ियां सी बनी हुई थी। ये छोटी बड़ी सीढ़ियां थी जो कुदरती तौर पर बन गई थी। दरख्त के तने में एक बड़ा सा मेहराब नुमा शगाफ था। उस मेहराब के नीचे एक बड़ा सा पत्थर और उस पत्थर पर वो आंखें बंद किए बैठा था इमली वाला बाबा, आलती पालती मारे गौतम बुद्ध की तरह आसन जमाए। उसे देखकर दोनों के दिल में एक खौफ सा पैदा हुआ। दूर तक कोई आदम न आदमजाद। जंगल था, पत्थर थे, नहर में बहता पानी था और कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाजें भी आ जाती थी। वो दोनों खामोशी से चलते उस दरख्त के सामने पहुंच गए। इमली के दरख्त और उनके दरमियान मुश्किल से 15-20 गज का फासला होगा। इमली वाले बाबा के सर के सफेद बाल कांधों पर पड़े थे और सफेद दाढ़ी सीने पर लहरा रही थी। सुरख सफेद और तवाना जिस्म, कद भी अच्छा। चबूतरे पर छोटे बड़े बहुत से पत्थर पड़े थे। होटल वाले ने ठीक कहा था कि वो यहाँ आने वालों को पत्थर मारकर भगा देता है। ये दोनों भी सहमे हुए खड़े थे कि कब बाबा आंख खोले, कब उन्हें देखे और कब उठकर संग बरसाए। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी, लाल अंगारा आंखें। अकबर को काले बिल्ले की आंखें याद आ गईं। वो अंदर ही अंदर लरज कर रह गया। इमली वाले बाबा ने आंखें खोलकर उन दोनों को देखा। फिर वो फौरन उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे दोनों की आमद पर गुस्सा आ गया हो। उठकर वो दोनों की तरफ तेजी से बढ़ा। अकबर और तारिक ने दौड़ने की तैयारी कर ली कि जैसे ही वो मारने के लिए पत्थर उठाएगा फौरन फरार इख्तियार कर लेंगे। लेकिन बाबा ने कोई पत्थर ना उठाया। वो चबूतरे के आखिरी सिरे पर आया और चीख कर बोला, तुम में जख्मी कौन है? दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी। उनकी समझ में न आया कि बाबा की जख्मी से क्या मुराद है। इमली वाले बाबा ने दोनों को गूम गूम की हालत में देखा तो फिर चीखा, बोलते क्यों नहीं? अगर तुम्हें कोई जख्मी नहीं है तो अपना रास्ता लो, हमें क्यों परेशान करने आए हो? बाबा ये है जख्मी, तारिक ने बाबा का मतलब समझते हुए कहा। अगर ये जख्मी है, तुम कौन हो? मैं इसका दोस्त हूं जी, तारिक ने जवाब दिया। अच्छा, तीमारदार हो, इमली वाले बाबा ने कहा। आप ऐसा समझ लें, तारिक बोला। इमली वाले बाबा ने फिर अकबर की तरफ इशारा करके कहा, तुम आओ अकेले। ये कहकर इमली वाला बाबा पलट गया और मेहराबदार खोखे में पत्थर पर बैठ गया। तारिक ने अकबर को ठोका दिया, जाओ फौरन। पानी में कैसे जाऊं? अकबर हिचकिचाया। अरे जूते मोजे उतार दो, पतलून के पांचे ऊपर कर लो और पानी में घुस जाओ। ये पानी ज्यादा गहरा नहीं, तुम्हारे घुटनों से नीचे ही होगा। तारिक ने राह दिखाई। तुम्हें ये कैसे पता कि पानी ज्यादा गहरा नहीं? मेरा अंदाजा है। अगर पानी ज्यादा गहरा हुआ तो क्या होगा? पानी में 1-2 कदम बढ़ाकर देख लो, अंदाजा हो जाएगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। पानी में जाने से पहले कोट भी उतार लो। अगर पानी गहरा भी हुआ तो कोट ना भीगे।
बेवकूफ, उस किनारे खड़े क्या सोचता है, आता क्यों नहीं? इमली वाले बाबा ने उसे हिचकिचाते देखकर डांट लगाई। अकबर कोट उतारने जा रहा था। इमली वाले बाबा की डांट सुनकर उसने कोट उतारने का इरादा मुलतवी कर दिया और जल्दी से पानी में कदम रखा। उसने घबराहट में जूते मोजे भी न उतारे। नहर में पानी वाकई ज्यादा न था, वो 2 फुट तक बुलंद होगा। वो जल्दी से पानी पार करके चबूतरे पर चढ़ गया। तारिक उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। उसे नहीं मालूम था कि अकबर के साथ क्या होने वाला है। वो हैरत और तशवीश के मिले जुले जज्बात में घिरा हुआ था। चबूतरे की आड़ी तिरछी सीढ़ियां चढ़ते हुए अकबर का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। लगता था पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। हलक खुश्क हो रहा था और दिमाग में आंधियां चल रही थी। अकबर ऊपर पहुंचा तो उसने बाबा को आंखें बंद किए बैठे पाया। वो खामोशी से उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। बैठ जा। इमली वाले बाबा ने आंखें बंद किए किए हदायत की। अकबर फौरन ही बैठ गया। तब इमली वाले बाबा ने अपनी आंखें खोली, बड़ी बड़ी और लाल अंगारा आंखें। उन आंखों को देखकर अकबर के बदन में झुरझुरी सी आ गई। ये आंखें तो काले बिल्ले के मुकाबले में ज्यादा खौफ में मुब्तला करने वाली थी। क्यों आया है यहाँ? इमली वाले बाबा ने पुरजलाल लहजा इख्तियार किया। मैं जी 2-3 दिन पहले समुंदर पर गया था, वहां तेरी मुलाकात नियाज मोहम्मद से हुई। उसने तुझे मजार का रास्ता दिखाया, फिर उसने मेरा पता बताया। तू कल सारा मलीर छान गया मगर तुझे हम ना मिले। नियाज मोहम्मद ने फिर तेरी मदद की और उसके बताए हुए इशारों पर भी आखिर तू यहाँ पहुंच गया। यही बताना चाहता है ना तू हमें? इमली वाले बाबा ने उसकी बात काट कर कहा, अरे बेवकूफ, हम ये नहीं पूछ रहे कि तू यहाँ किसके जरिए आया, हमें अपनी आमद की वजह बता। अकबर ने जब इमली वाले बाबा की जुबानी ये सुना तो उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। ये सब बाबा को किस तरह मालूम हो गया? उसे ये यकीन हो गया कि बाबा कोई ऊंची चीज है। बाबा, अब मैं अपनी जुबान से क्या बताऊं? आप तो अंधेरों में भी देख लेते हैं, अकबर ने हिम्मत करके कहा। इमली वाले बाबा ने कोई जवाब ना दिया। उसने फौरन आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद आंखें खोली तो उनमें एक अजीब सी चमक थी। सैयदपुर के जिन का सताया हुआ है। इमली वाले बाबा ने इंकशाफ किया। जी बाबा, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो मेरी बीवी को ले उड़ा है। उसने उसे कैद कर लिया है। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा। बाबा जी, आप मुझ पर रहम करें, किसी तरह उस जिन से निजात दिला दें। हम रहम करने वाले कौन हैं? रहम करने वाला अल्लाह है। हम तो इस बिसाते दुनिया के एक हकीर से मोहरे हैं। तू फिक्र न कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। इमली वाले बाबा की आंखों में अब मोहब्बत की झलक थी। बाबा जी, मैं जिंदगी भर आपका ममनून रहूंगा, अकबर ने बड़े खुलूस से कहा। तू अच्छा लड़का है, तुझ में सबर शुक्र बहुत है, तू सच्चा भी है, तू हमें पसंद आया। तू नियाज मोहम्मद को भी पसंद आया था, वो तुझे रोता हुआ ना देख सका। खैर फिक्र न कर, हम तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम 1-2 दिन में अपना एक सिपाही भेजेंगे। हो सकता है नियाज मोहम्मद को ही भेज दें। तुझे अपने घर का पता बताने की जरूरत नहीं। तेरा घर अब भी हमारी आंखों में है। जा अब। तेरी जिंदगी के दुख अब खत्म हुए। तू जश्न मनाने की तैयारी कर और ये ले। इमली वाले बाबा ने करीब ही जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज उठा ली और मुट्ठी बंद करके उसकी तरफ बढ़ाई। अकबर ने जल्दी से अपनी हथेली फैला दी। एक 5 पैसे का सिक्का उसके हाथ पर गिरा। अकबर ने सिक्के को हैरत से देखा। इस सिक्के को अपने कपड़े में सीकर अपने बाजू पर बांध लेना। तू सैयदपुर के जिन के शर से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। अब जा। वो तेरा तीमारदार उस किनारे खड़ा परेशान हो रहा है। और हाँ, एक बात बहुत गौर से, हमारे बारे में किसी को कुछ पता ना चले। हम अपने इर्द गिर्द इन ख्वाहिशें भरे इंसानों को देखना नहीं चाहते। हमारे पास काम बहुत हैं, इसीलिए हम दुनिया से दूर इस जगह में बैठे हैं। हमारी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख्वाहिशों भरे इंसान उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जा, अब जा। ये कहकर इमली वाले बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अकबर खुशी खुशी उठा। उसने 5 पैसे के सिक्के को अपने कोट की जेब में डाला और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां उसने एहतियात से पार की, पानी में कदम रखा और फिर जल्दी जल्दी चलता किनारे पर आ पहुंचा। तारिक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो उसके हाथ के सहारे से ऊपर किनारे पर आ गया। क्या हुआ? तारिक ने पूछा। बस निकल चलो यहाँ से, आगे चलकर बात होगी, अकबर ने कहा। तारिक ने फिर कोई सवाल न किया। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। फिर जब मोड़ आया तो अकबर ने पीछे मुड़कर देखा। उस मेहराबदार खोखे में कोई नजर न आया। अकबर ने सोचा इमली वाला बाबा उठकर तने के पीछे चला गया होगा। अपने बनाए संगे मील पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक बंदर देखा। ये बंदर उन्हें देखते ही नजदीक ही एक दरख्त पर चढ़ गया। ये लोग फिर जंगल में दाखिल हो गए। मोटरसाइकिल के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने गद्दी पर एक बंदर बैठा देखा। यार, ये बंदर कहां से आ गए? तारिक ने हैरत से कहा।
ये हमारी मोटरसाइकिल की हिफाजत कर रहा है, अकबर ने हंसते हुए कहा। बंदर उन दोनों को देखकर सीट पर बैठा बैठा उछला और दरख्त की एक मोटी शाख पकड़कर उस पर झूलने लगा। फिर वो शोर मचाता दरख्त के ऊपर चला गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो दोनों तेजी से उस जंगल से निकलकर बाहर आ गए। होटल वाले ने उन दोनों को जंगल से निकलते देखा तो हाथ के इशारे से उनको रोका। साहब लोग, कुछ चाय वाय पिए? नहीं शुक्रिया, हम अब जा रहे हैं, कुछ जल्दी है। क्या हुआ, आप लोगों की मुलाकात हो गई? होटल वाले ने पूछा। नहीं, कहाँ हुई, आपने ठीक ही कहा था। हम नजदीक पहुंचे तो उन्होंने हम पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हम फौरन ही वहां से भाग लिए। अकबर ने दानिस्ता गलत बयानी से काम लिया और फिर उसने तारिक को इशारा किया। तारिक ने बड़ी बर्क रफ्तारी से गाड़ी वहां से निकाली। होटल वाला हैरत से उनकी भीगी पैंट को देखता रह गया। रास्ते में अकबर ने तारिक को गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब बता दिया और साथ ही उसे हदायत कर दी कि आइंदा किसी को इमली वाले बाबा का पता न बताए। किसी को वहां से कुछ नहीं मिलेगा, बस पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। तारिक अकबर को उसके घर के गेट पर छोड़कर चला गया। अकबर ने गेट पर खड़े होकर अपनी टांगे सीधी की। जो मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे अकड़ गई थी वो इस वक्त बहुत खुश था। इमली वाले बाबा से उसकी मुलाकात बड़ी कामयाब रही। वो बाबा वाकई बड़ा रोशन ज़मीर था। अकबर को उसे कुछ बताना ही ना पड़ा। अकबर ने जेब में हाथ डालकर 5 पैसे के सिक्के को निकाला। सिक्का उसकी जेब में मौजूद था। ये एक चमकता हुआ सिक्का था। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी ढलकर निकला हो। उसने उस सिक्के को मुट्ठी में बंद कर लिया और घंटी के बटन पर हाथ रखा। थोड़ी देर के बाद राशिदा ने गेट खोला। वो अकबर को देखकर खुश हो गई। अकबर भाई, आप आ गए? जी राशिदा बहन, मैं आ गया, अकबर ने खुश दिली से कहा। ओहो, बड़े चहक रही है आज, खैर तो है? राशिदा ने गेट बंद करते हुए पूछा। बहन, अब खैर ही खैर है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब्बू शोरूम से वापस आ गए? नहीं, अभी नहीं आए। ये वक्त उनकी वापसी का तो नहीं? अम्मी हैं घर में? हाँ, अम्मी घर में हैं। अम्मी कहाँ जाएंगी भला? क्या बात है भाई अकबर, सबको पूछा जा रहा है। मालूम होता है कोई लंबी खुशी मिल गई है आपको, मुझे नहीं बताएंगे? राशिदा ने हंसकर पूछा। अब वो दोनों घर में दाखिल हो चुके थे। साबरा ने घंटी की आवाज़ सुन ली थी। वो बाहर की तरफ आ रही थी कि देखे दरवाजे पर कौन आया है। अकबर ने साबरा को आते देखा तो खुशी में चिल्लाया, अम्मी। फिर वो भागकर मां से लिपट गया। काफी अरसे के बाद साबरा ने अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखी थी। उसका खिलता हुआ चेहरा देखकर साबरा के दिल में अनार से छूटने लगे। आंखों में खुशी के आंसू लहरा गए। उसने अपने बेटे को लिपटा लिया। मेरा बेटा। अम्मी, आपको मालूम है मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? अकबर ने पूछा। किससे बेटा? साबरा बोली। अम्मी, इमली वाले बाबा से, अकबर ने खुश होकर बताया। कोई और वक्त होता, ये जिन का चक्कर ना होता और उसने अकबर के मुंह से किसी बाबा का नाम सुना होता तो वो फौरन उसके कान पकड़ लेती और आइंदा किसी बाबा से मिलने से तौबा करवा लेती। लेकिन इस वक्त उसने अपने बेटे की जुबान से इमली वाले बाबा का नाम सुना तो फूल की तरह खिल उठी। अकबर, सच? उसे यकीन नहीं आ रहा था। जी अम्मी, बिल्कुल सच, अकबर ने यकीन दिलाया। क्या बात हुई, कुछ तो बताओ, साबरा बेड पर बैठती हुई बोली। अम्मी, वो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, मुझे उन्हें कुछ नहीं बताना पड़ा, उन्होंने सब कुछ अपनी जुबानी बताया। अकबर ने बताया। उन्हें पता लग गया कि तुम किस सिलसिले में आए हो? साबरा ने हैरत से पूछा। हाँ अम्मी, मैं आपको बताता हूँ कि वहां क्या हुआ। ये कहकर अकबर ने एक एक बात अपनी माँ को तफसील से बता दी। साबरा ने अकबर की बात बड़ी दिलचस्पी से सुनी। उसे बड़ी हैरत हुई। उसकी समझ में ये बात हरगिज ना आई कि इमली वाले बाबा ने कुछ बताए बगैर ही सब कुछ कैसे बता दिया। अकबर ने 5 पैसे के उस सिक्के को घर में आते हुए जेब में डाल लिया था। उसने अपनी जेब से उस सिक्के को निकाला और साबरा की हथेली पर रख दिया। साबरा ने उस चमकते हुए सिक्के को उलट पलट कर देखा। उसका ख्याल था कि बाबा का दिया हुआ सिक्का कोई मुख्तलिफ चीज होगा, लेकिन वो तो आम सा सिक्का था। बस फर्क इतना था कि वो बिल्कुल नया था, जैसे अभी टेक्साल से बाहर आया हो। राशिदा, साबरा ने उस सिक्के को गौर से देखते हुए कहा। जी अम्मी, राशिदा ने जवाब दिया। जरा कोई कपड़ा तो लाओ, साबरा ने कहा। कैसा कपड़ा अम्मी? राशिदा बोली। भाई, इस सिक्के को कपड़े में सीना है, कोई भी पाक कपड़ा ले आओ। अच्छा ठहरो, मैं खुद देखती हूँ जाकर। मशीन में धागा तो होगा? साबरा ने पूछा। जी हाँ अम्मी, है, साबरा ने कहा। साबरा उस सिक्के को मुट्ठी में दबाकर कमरे से बाहर निकल गई। 10 मिनट के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक सब्ज रंग की पट्टी थी। दरमियान से वो पट्टी चौड़ी थी, वहां सिक्का सिला हुआ था। किस हाथ पर बांधना चाहिए? साबरा ने पूछा। सीधे हाथ पर ही बांधना चाहिए, अकबर बोला। ठीक है, लाओ बाजू खोलो, साबरा ने कहा। अच्छा अम्मी, ये कहकर अकबर ने कोट उतार दिया, फिर कमीज के बटन खोलकर आस्तीन ऊपर चढ़ा ली। तब साबरा ने उसके दाहिने बाजू पर उस सिक्के को कस दिया। सिक्का बंधवाने के बाद अकबर ने आस्तीन नीचे कर ली,
फिर उसने कमीज के ऊपर से बंधी हुई पट्टी पर हाथ फेरा। साबरा उसके बाजू पर सिक्का बांधकर पीछे हटी तो उसे अचानक खौफ सा महसूस हुआ। बाजू पर पट्टी बांधते ही साबरा को एक झटका सा लगा और उसके कानों में जो आवाज सुनाई दी वो किसी तरह खुशाइंद ना थी। साबरा जल्दी से अकबर के नजदीक हो गई और उसने फटी फटी आंखों से कमरे में चारों तरफ देखा। क्या हुआ अम्मी? अकबर अपनी माँ की उड़ी हुई रंगत देखकर परेशान हो गया। मुझे लगता है वो आ गया है, साबरा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। कौन अम्मी? आप किसकी बात कर रही हैं? इस मर्तबा राशिदा ने घबरा कर पूछा। साबरा ने बोलने के लिए मुंह खोला लेकिन उसकी जुबान जैसे गूंग हो गई। अकबर और राशिदा हैरत और फिक्रमंदी से साबरा को देख रहे थे। वो दोनों परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि साबरा को अचानक क्या हो गया था। वो किसकी आमद का जिक्र कर रही थी? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। तब अकबर ने अपनी माँ का हाथ थाम लिया और एतमाद से बोला, अम्मी आप चुप क्यों हो गई? बताए ना यहाँ कौन आ गया है? अकबर, मैंने अभी उसकी आवाज सुनी थी, खौफनाक आवाज। ए अल्लाह अपना रहम कर। साबरा पर अब कपकपी तारी हो गई। अम्मी हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी, राशिदा ने कहा। आवाज तो मुझे भी कोई नहीं सुनाई दी। आपने पता नहीं क्या सुन लिया, अकबर बोला। अकबर, मैं जैसे ही तुम्हारे बाजू पर पट्टी बांधकर हटी तो मुझे करीब ही म्याऊं की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप जाता है। साबरा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाते हुए कहा। मैं उस आवाज को अच्छी तरह पहचानती हूँ। अकबर ने कमरे में चारों तरफ देखा, उसे कुछ नजर न आया। उसने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी आपको वहम हो गया है, इस कमरे में कोई नहीं। हाँ शायद वहम ही हो गया हो, साबरा ने कहा, लेकिन उसका दिल ये बात मानने को तैयार ना था क्योंकि उसने साफ और वाज़ेह तौर पर म्याऊं की आवाज सुनी थी और ये आवाज सैयदपुर के जिन के सिवा किसी की ना थी। रात को बाबर अली शोरूम से घर पहुंचा तो राशिदा ने गेट खोलते ही इमली वाले बाबा से मुलाकात की खुशखबरी सुना दी। फिर खाना खाते हुए अकबर ने वो सारी रुदाद जो वो साबरा को सुना चुका था बाबर अली के सामने सुना दी। बाबर अली ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे अजाब की घड़ियां खत्म हो गई हो, बाहर आ गई हो और हर तरफ खुशी का सा समा हो। रात को अकबर बेड पर लेटा तो उसे बहुत देर तक नींद न आई। वो बेड पर करवटें बदलता रहा और तस्वुर में वो कुछ देखता रहा जिसके लिए वक्त पड़ा था। इमली वाले बाबा से मुलाकात का एक एक लम्हा उसकी आंखों में जैसे मुंजमद हो गया। बाबा के वो जुमले जिनमें नवीद की मुसर्रत दी गई थी उसके कानों में रस घोल रहे थे, गूंज रहे थे। हम तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम 1-2 दिन में अपना एक सिपाही भेजेंगे। हो सकता है नियाज मोहम्मद को ही भेज दें। नहीं, तुझे अपने घर का पता बताने की जरूरत नहीं। तेरा घर अब भी हमारी आंखों में है। जा, अब तू जा। तेरी जिंदगी के दुख अब खत्म हुए। तू जश्न मनाने की तैयारी कर। इन जुमलों को याद करके उस पर नशे की सी कैफियत तारी हुई जा रही थी। उसका जी चाह रहा था कि किसी तरह वो इन मुसर्रत भरे पैगाम को नीलम तक पहुंचा दे। नीलम का ख्याल आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जाने वो कैसी होगी, उस पर क्या गुजरती होगी। वो शोलों की कैदी थी, जाने किस कर्ब में उसकी जिंदगी बीत रही होगी। सोचते सोचते उसका दिमाग शल हो गया, उस पर थकन तारी हो गई। वो नींद की आगोश में चला गया। तब उसे अचानक महसूस हुआ जैसे उसके सरहाने कोई आ बैठा हो। किसी की मौजूदगी का एहसास करके वो फौरन उठ बैठा। उठकर उसने कमरे की लाइट जलाई। तब उसने रोशनी में देखा कि नीलम उसके सरहाने अफसुर्दा बैठी है। वो जल्दी से उसके करीब आया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत मोहब्बत से बोला, नीलम तुम कैसी हो? अकबर, तुम कैसे हो? वो बड़ी बेकरारी से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? उस जिन ने क्या तुम्हें आज़ाद कर दिया? मैं कहाँ हुई हूँ आज़ाद अकबर, मैं जल रही हूँ उस गीली लकड़ी की तरह जो जलती कम है, धुआं ज्यादा देती है। मेरे जिस्म से भी धुआं उठ रहा है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। तुम्हें मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं। तुमने मुझे भुला दिया, उस जिन के रहमो करम पर छोड़ दिया। किस कदर जालिम हो तुम अकबर। नहीं नीलम, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ? तुम मेरी बीवी हो, तुम हर लम्हा मेरी आंखों में रहती हो। अब तुम मेरी आंखों से उसी वक्त निकल सकती हो जब ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अकबर ने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा। अल्लाह ना करे अकबर, कैसी बात करते हो? नीलम ने यह कहकर अपना नरम मुलायम हाथ उसके होंठों पर रख दिया। तभी वो काला बिल्ला कहीं से बेड पर कूदा और म्याऊं की आवाज निकालने की बजाय इंसानी आवाज में बोला, नीलम तुम यहाँ बैठी हो, मैं वहां तुम्हें तलाश कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं अब अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। जाओ, चले जाओ यहाँ से, नीलम ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन काले बिल्ले पर उसका कोई असर न हुआ। वो खामोशी से बेड पर बैठा हुआ उसे अपनी लाल लाल आंखों से घूरता रहा। फिर बोला, खैरियत इसी में है कि तुम वापस मेरे साथ चली चलो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या बकवास है?
अचानक काले बिल्ले को गुस्सा आ गया। क्या तुम जानती नहीं हो कि किससे बात कर रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। मैं सैयदपुर के जिन से बात कर रही हूँ। तुम अगर सैयदपुर के जिन से वाकिफ हो तो फिर ये बात भी जानती होगी कि मैं अपनी जिद का किस कदर पक्का हूँ। बेहतर होगा कि तुम खामोशी से मेरे साथ चली चलो। मैं नहीं जाऊंगी, नीलम ने बड़े गुस्से में कहा। तब काले बिल्ले ने अपनी लाल लाल आंखों से नीलम को घूर कर देखा। नीलम ने एक जोरदार चीख मारी। नीलम की चीख के साथ ही कमरे का मंजर बदल गया। अब वहां नीलम थी और ना काला बिल्ला, लेकिन परों की फड़फड़ाहट की आवाज आ रही थी कहीं से। अकबर ने चारों तरफ देखा, तब उसे एक सलाखों वाली खिड़की नजर आई। उसके अंदर झांक कर देखा, वहां एक कबूतरी के पांव में एक जंजीर बंधी थी और उस जंजीर के सिरे पर लोहे का एक भारी गोला था और कबूतरी आजाद होने के लिए अपने पर फड़फड़ा रही थी। उस कबूतरी को देखकर अकबर को फौरन नीलम का ख्याल आया। वो चीख कर बोला, नीलम ये तुम हो? उस कबूतरी ने अपनी खूबसूरत गर्दन मोड़कर अकबर की तरफ देखा। वो सहमी हुई थी, उसकी हालत काबिले रहम थी। अकबर की छठी इसने बताया कि यही नीलम है। अकबर ने उस खिड़की की सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, फिर उसने खुद को हाथी की सूंड पर महसूस किया। वो कोई बहुत बड़ा हाथी था जो उसे सूंड पर उठाए जंगल में भाग रहा था। हाथी से बचने के लिए उसने एक जंगल की शाख पकड़ ली और उससे झूल गया। हाथी आगे निकल गया, लेकिन दरख्त की शाख कमजोर थी, वो उसका वजन ना सहार सकी, टूट गई। अकबर जमीन पर गिरा। तब खौफ से उसकी आंख खुल गई। उसने खुद को बेड के नीचे कालीन पर पाया। कमरे में अंधेरा था, उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। उसने जल्दी से उठकर कमरे की लाइट जलाई, सरहाने रखा हुआ एक गिलास पानी पिया। अब भी उसके जिस्म में लर्जिश थी। वो खौफजदा नजरों से कमरे की दीवारों को घूर रहा था। जंजीर में जकड़ी हुई कबूतरी के परों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। ये कैसा भयानक ख्वाब था। फिर उसे नींद न आई। वो सुबह तक पड़ा करवटें बदलता रहा। कभी यह भयानक ख्वाब उसके लिए कांटों की सेज बन जाता और कभी इमली वाले बाबा से हौसला अफजा मुलाकात फूल भरी जिंदगी की नवीद देती। रात भर दो मुतजाद कैफियतें उस पर तारी रहीं। वो सोने की कोशिश के बावजूद ना सो सका। सुबह को राशिदा जब उसे उठाने आई तो वह बेखबर सोने की बजाय दीदे फाड़े छत को घूर रहा था। राशिदा ने कमरे में दाखिल होकर उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। अकबर भाई, आप जाग रहे हैं? मैं तो आपको उठाने आई थी, राशिदा ने कहा। ठीक है, मैं आंखें बंद कर लेता हूं, तुम उठाओ। ये कहकर अकबर ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। अकबर भाई, आपकी आंखों को क्या हुआ? एकदम लाल अंगारा हो रही हैं। राशिदा में रात को सो नहीं सका, अकबर ने उठते हुए कहा, और थोड़ी बहुत जो नींद आई उसमें एक भयानक ख्वाब देख लिया। कैसा ख्वाब अकबर भाई? राशिदा ने फिक्रमंदी से कहा। मैंने नीलम को कैद में देखा। नीलम को काले बिल्ले ने कबूतरी बना दिया है। वो एक कोठरी में बंद है, उसके पाँव में जंजीर है और उस जंजीर के सिरे पर एक भारी गोला है। वो उड़ने के लिए पर फिड़फड़ा रही है। राशिदा ख्वाब का ये मंजर मेरी आंखों में जैसे मुंजमद हो गया है। कबूतरी के परों की फड़फड़ाहट अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। जाने उस खाली घर में नीलम के साथ क्या हो रहा है? अकबर ने अफसुर्दगी से कहा। अकबर भाई, आप परेशान ना हो, बस 2-4 दिन की और बात है। अल्लाह ने चाहा तो नीलम भाभी को उस जिन से निजात मिल जाएगी, राशिदा ने पुरुमीद लहजे में कहा। वो कैसे? अकबर ने पूछा। अरे भूल गए, इमली वाले बाबा ने आपसे नहीं कहा कि तेरी जिंदगी के दुख अब खत्म हुए, तू जश्न मनाने की तैयारी कर, राशिदा ने बताया। हाँ, कहा तो था, लेकिन राशिदा क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? अकबर पर बेयकीनी की कैफियत तारी थी। हाँ अकबर भाई, क्यों नहीं होगा? अल्लाह वाले लोगों के पास बड़ी ताकत होती है। अच्छा, ये तुझे किसने बताया? अकबर ने मुस्कुरा कर पूछा। अकबर भाई, मेरा मजाक ना उड़ाएं, राशिदा ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। पता है अकबर भाई, जब नीलम भाभी खाली घर से आ जाएंगी तो मैं उन्हें दोबारा दुल्हन बनाऊंगी। हम सारी रस्में फिर से करेंगे, गीत गाएंगे, घर पर रोशनी करवाएंगे, खूब जश्न मनाएंगे, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। जब इतना कुछ होगा तो बाराती बिचारों ने क्या कसूर किया है, उन्हें भी इकट्ठा कर लेना। चलें ठीक है, बल्कि ऐसा करेंगे, जितने लोग उस वक्त बारात में शामिल थे उनसे स्टेशन जाने को कह देंगे, फिर हम लोग बस में बारात लेकर घर वापस आएंगे। तो फिर एक काम और करो, निकाह भी दोबारा पढ़वा देना। अकबर भाई, अब इतना भी ना फैले, राशिदा ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ ज्यादा फैल गया। और क्या? अच्छा चलो, सुकड़ जाता हूँ, अकबर ने अपना जिस्म समेटते हुए कहा। भाई, ऐसा तो हो सकता है कि उस जश्न में खाला खालू को भी शामिल कर लिया जाए। क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। हम लाहौर फोन कर देंगे, वो लोग आ जाएंगे, कितना मजा आएगा। अकबर ने बच्चों की तरह खुश होकर कहा। बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि मैं सोच सोच कर दीवानी हुई जा रही हूँ। राशिदा, अभी से इतनी दीवानी ना हो, मुझे बहुत डर लगता है, जाने क्या हो जाए, कहीं हमारे ख्वाब टूट कर बिखर ना जाएं। अकबर भाई, खुदा के वास्ते,
राशिदा ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कोई बदफाल ना निकालें, अच्छी सोच रखें। राशिदा, मेरी सोच तो अच्छी है, लेकिन मेरी सोच से क्या होता है? मैंने तो अब तक यही देखा है कि खुशियां मेरे नजदीक आकर वापस लौट गईं और मैं हसरत से अपना दामन फैलाए रह गया। अकबर ने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। अकबर भाई, जाने क्यों मेरा दिल अंदर से पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। राशिदा ने बड़े यकीन से कहा, तू बहन है मेरी, तेरा दिल पुकार पुकार कर नवीद नहीं देगा तो और किसका देगा। अच्छा अब उठ जाएं, अम्मी नाश्ता तैयार कर चुकी होंगी, बल्कि हो सकता है कि मुझे इतनी देर गायब देखकर यहाँ आने ही वाली हूँ। फिर तो मुझे फौरन बाथरूम का रुख कर लेना चाहिए, अकबर ने तेजी से उठते हुए कहा। अकबर बाथरूम में घुसा तो राशिदा मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई। अकबर ने मुंह हाथ धोते हुए आईने पर नजर डाली तो उसे अपनी शक्ल बदली बदली सी दिखाई दी। उसकी आंखें वाकई खासी सुर्ख हो रही थीं। रात की जगार ने उसकी आंखों में जैसे शोले भर दिए। उसका रंग भी कुछ पसमुर्दा सा हो रहा था। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी फैली थी। जाने क्यों उसे अपनी शक्ल अजनबी सी लगी। अकबर ने जल्दी जल्दी ब्रश करके गर्म पानी के छींटे मुंह पर मारे, लेकिन चेहरे की बशाशत वापस न आई। उसने सोचा कुछ देर गर्म पानी का शावर ले ले। अभी वो गर्म पानी के मजे ले ही रहा था कि किसी ने दरवाजा बजाया। कौन है? अकबर ने अपना सर शावर के नीचे से हटाकर पूछा। मैं हूं। राशिदा की बाहर से आवाज आई। राशिदा, मैं आ रहा हूं, बस नहा चुका। अकबर भाई फौरन बाहर आ जाएं, कोई आया है। राशिदा ने इतला दी। कौन आया है? मामू आए हैं क्या? अकबर ने पूछा। नहीं, दरवाजे पर कोई और है, वो आपको पूछ रहा है। राशिदा, अब्बू कहाँ हैं? उनसे कहो कि अब्बू गए थे दरवाजे पर, लेकिन वो अंदर नहीं आया, वो बस आपको बुलाया जा रहा है। अच्छा मैं आ रहा हूँ। फिर वो पूरा नलका खोलकर नलके के नीचे बैठ गया। उसके सर और जिस्म पर साबुन लगा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी जिस्म धोया और चंद मिनट में बाथरूम से बाहर आ गया। उसकी समझ में अभी ये बात नहीं आई थी कि इतनी सुबह उससे मिलने कौन आ पहुंचा। अगर उसका कोई दोस्त होता तो वो अंदर आ जाता। अब्बू उसके सारे दोस्तों से वाकिफ थे। फिर राशिदा भी बता देती कि आपका दोस्त आया है। दरवाजे पर आने वाला कोई अजनबी था, ऐसा अजनबी जिसे सिर्फ अकबर जानता था। तब अकबर का ध्यान फौरन इमली वाले बाबा की तरफ गया। उन्होंने अपना कोई सिपाही भेजने का वादा किया था। क्या उनका सिपाही आ गया? ये सोचकर उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। एक जोश सा भर गया। कमरे के दरवाजे पर बाबर अली उसका मुंतजिर था। अकबर ने उसे देखते ही पूछा, अबू बाहर कौन है? कोई अजनबी है, बाबर ने कहा। ना अपना नाम बताता है और ना काम। वो एक ही बात कहते हैं, अकबर को भेजो। वो कहाँ है? कोई मलंग किस्म का आदमी है, सफेद शलवार और एक रूई की सदरी पहने हुए है। वो मलंग तो नहीं दिखाई देता। बाबर ने अपना ख्याल जाहिर किया। अच्छा मैं देखता हूँ, अकबर ने तेजी से घर से बाहर निकलते हुए कहा। अकबर जब गेट पर पहुंचा और उसने उचककर गेट के ऊपर से देखा तो उसे अपने सामने एक सर नजर आया। वो जो कोई भी था, उसका चेहरा सड़क की तरफ था। अकबर देख नहीं पाया कि वो कौन शख्स है। फिर अकबर छोटे गेट से बाहर निकला और फिर बोला, हाँ जनाब। अकबर की आवाज सुनकर वो शख्स पलटा। काली दाढ़ी और गर्दन पर पड़े बाल, निकलता हुआ कद, चमकता हुआ चेहरा। वो अकबर को देखकर मुस्कुराया। आ गया तू? अरे आप? अकबर ने उसे फौरन ही पहचान लिया। वो नियाज मोहम्मद ही था, समुंदर के किनारे मिलने वाला मलंग। इस लिबास में वो आज बिल्कुल मलंग नहीं लग रहा था। हमारे साथ चल, नियाज मोहम्मद ने कहा। कहाँ बाबा? अकबर बोला। सवाल न कर, देर न कर। नियाज मोहम्मद ने उसकी पेशानी पर उंगली रखी। कहीं दूर चलना है तो गाड़ी निकाल लूं? अकबर ने पूछा। खाली घर तक जाना है, आज वहां तमाशा होगा। गाड़ी को छोड़, पैदल चल, पैदल। अगर आप इजाजत दें तो मैं कोट ले आऊं अपना। गेट के पीछे बाबर अली मौजूद था। उसने कोट का जिक्र सुना तो फौरन बोला, बेटे मैं लाता हूं तुम्हारा कोट, तुम यहीं ठहरो। तुझे बहुत सर्दी लगती है? मलंग ने पूछा। नहाकर निकला हूं, इसलिए कुछ महसूस हो रही है, वैसे नहीं लगती। अकबर ने जवाब दिया। हमारे बाबा का दिया हुआ सिक्का तूने बांध लिया? नियाज मोहम्मद ने फिर सवाल किया। जी हाँ, मैंने बांध लिया, अकबर ने कहा। दिखा बाजू, नियाज मोहम्मद ने हुक्म दिया। अकबर ने कमीज की आस्तीन ऊपर करके बाजू पर बंधा हुआ सिक्का दिखाया। नियाज मोहम्मद ने उस सिक्के पर अपनी उंगली रखी और बोला, मालूम है ये क्या है? सिक्का है 5 पैसे का। ये सिक्का नहीं है, ये एटम बम है, एटम बम। लो बेटे ये कोट। बाबर अली ने छोटे गेट से उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरे वालिद हैं। अकबर ने अपने बाप का तारुफ कराया। जानता हूं मैं, नियाज मोहम्मद ने बेनियाजी से कहा। और अब्बू, ये नियाज मोहम्मद साहिब हैं, वही जो समुंदर के किनारे मिले थे। अच्छा अच्छा। बाबर अली के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। चल भाई अकबर, जल्दी कर, देर ना कर। अकबर, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बाबर अली ने पूछा।
हम अकबर के साथ हैं, अब किसी को इसके साथ जाने की जरूरत नहीं। नियाज मोहम्मद ने तिड़क कर कहा, जी बेहतर है। बाबर अली ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा और फिर अकबर से मुखातिब हुए, जाओ बेटे, खुदा हाफिज। बाबर अली ने यह कहकर गेट बंद कर लिया तो नियाज मोहम्मद ने आगे कदम बढ़ाए। अकबर भी उसके पीछे चला। नियाज मोहम्मद ने पहले बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ाए, इतनी तेजी से कि अकबर को यह गुमान हुआ जैसे वो दौड़ने लगा हो। जितनी तेजी से वो आगे गया था उतनी ही तेजी से पीछे आया। अब वो घूम रहा था, रक्स कर रहा था। उसके पांव से छन छन की आवाजें आ रही थी। अकबर को इस छन छन की आवाज पर बड़ी हैरत हुई। उसने बगौर मलंग के पांव देखे। वह नंगे पांव जरूर था, लेकिन उसके पांव में घुंघरू नाम की कोई चीज ना थी। वो मलंग तेजी से रक्स करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस पर एक वजद की सी कैफियत तारी होती जा रही थी। अगरचे इस किराए के घर से खाली घर का फासला ज्यादा ना था, लेकिन इतना कम भी ना था कि चंद मिनटों में तय कर लिया जाता। उस मलंग ने यह रास्ता रक्स करते हुए तय किया। रक्स करते उस मलंग के साथ चलते हुए अकबर को शर्म आ रही थी, इसलिए कि रक्स करते हुए इस मलंग को देखने के लिए राहगीर रुक जाते। एक दो गाड़ी वालों ने भी इस तमाशे को रुक कर देखा। अकबर जरा पीछे रह जाता तो वह मलंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कर लेता। इन लम्हात में अकबर को बड़ी शर्म आती, एक पढ़ा लिखा लड़का एक फकीर के साथ क्यों लगा हुआ था। रक्स करता मलंग और उसके साथ चलता हुआ एक नौजवान लड़का राहगीरों के लिए तमाशा बन जाता। वो उसे पलट पलट कर दूर तक देखते जाते। खाली घर जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, नियाज मोहम्मद के रक्स में तेजी आती जा रही थी। उस पर एक अजीब सी कैफियत आ रही थी। उसके पैरों से आती हुई घुंघरुओं की आवाज अकबर को मुसलसल हैरान कर रही थी। फिर खाली घर आ पहुंचा। खाली घर के सामने पहुंचते ही नियाज मोहम्मद ने एक नारे मस्ताना मारा और तेज तेज धमाल करने लगा। वो उंगली उठाए हक हक कर रहा था। उसके पैरों में घुंघरू बज रहे थे। जब अचानक ही अकबर को ख्याल आया कि वो खाली घर के गेट पर पड़े ताले की चाबी लाना तो भूल ही गया। वो सोचने लगा कि क्या करे, नियाज मोहम्मद को बताकर घर से जाकर चाबी ले आए, या नियाज मोहम्मद खुद उससे मुखातिब हो तो वो उसे चाबी के बारे में बताए। अभी वो ये सोच रहा था कि अचानक नियाज मोहम्मद ने रक्स बंद कर दिया और फिर वो तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। उसने ताला हाथ में पकड़ा तो वो इस तरह खुल गया जैसे बंद ही ना हो। कुंडा खोलकर नियाज मोहम्मद ने गेट के दोनों पट्टों को जोर से धकेला। गेट खुलता चला गया। नियाज मोहम्मद ने गेट के दरमियान खड़े होकर खाली घर पर नजर डाली। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो खाली घर में मचलने वाली खलबली की सुनगुन लेना चाहता हो। कुछ तवक्कफ के बाद उसने नारे मस्ताना लगाया, हक हक, और फिर खाली घर के दरवाजे पर आंखें गाड़ दी और कानों से कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन नियाज मोहम्मद को कुछ दिखाई दिया न सुनाई दिया। भाग गया क्या? नियाज मोहम्मद ने जैसे खुद से सवाल किया। फिर गेट के अंदर दाखिल हुआ और चंद कदम आगे जाकर रुक गया। खड़े खड़े गर्दन घुमाई और अकबर को अंदर आने का इशारा किया। जब वो उसके नजदीक आ गया तो नियाज मोहम्मद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, आपके होते हुए डर कैसा? अकबर ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा। बस फिर गेट बंद कर दे और आजा मेरे साथ, नियाज मोहम्मद ने अकबर को हुक्म दिया। अकबर ने जल्दी से गेट के दोनों पट मिलाकर अंदर से कुंडा चढ़ा दिया। नियाज मोहम्मद ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकबर को यूं महसूस हुआ जैसे उसका हाथ शोले पर रखा गया हो। इतनी तपिश थी उस मलंग के हाथ में। नियाज मोहम्मद ने घर के दरवाजे की तरफ रुख करने के बजाय लॉन में दाखिल हो गया। लॉन के दरमियान पहुंचकर उसने एक जगह मुंतखिब की और हरी हरी घास पर बैठ गया। उसने अकबर से इशारे से कहा कि वो उसकी पीठ के पीछे बैठ जाए। अकबर उसकी पीठ के पीछे बैठ गया, बल्कि छुप गया। नियाज मोहम्मद ने आलती पालती मारकर आसन जमा लिया। चंद लम्हे कुछ पढ़ा और एक उंगली उठाकर अपने चारों तरफ घुमाई। शायद उसने अपने और अकबर के गिर्द हिसार बांधा था। हिसार बांधकर उसने खाली घर के दरवाजे पर नजरें जमा दी। दरवाजा बंद था। जब ये लोग गेट में दाखिल हुए तो फर्श धुला हुआ महसूस हुआ। लॉन के अतराफ में जो फूल लगे हुए थे वो भी तरोताजा थे। लगता था जैसे इन्हें बाकायदगी से पानी मिलता रहा हो। दरवाजा अभी तक बंद था। अकबर नियाज मोहम्मद के कंधे से झांककर मकान के दरवाजे पर नजर रखे हुए था। अचानक अकबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजा थोड़ा सा खुला हो। बाबा, क्या आपने देखा? अकबर ने सरगोशी में कहा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। हाँ, वो झांक कर गया है, नियाज मोहम्मद ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। नियाज मोहम्मद ने ठीक कहा था। वो वाकई दरवाजे पर आया। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा। वो दोनों सामने ही बैठे थे। उसने एक नज़र दोनों को देखा और फिर दबे पांव वापस हो गया। उसने बेडरूम का रुख किया। नीलम बेड पर लेटी महवे ख्वाब थी। उसके चेहरे पर वीरानी टूट कर बरस रही थी। सैयदपुर के जिन ने, जो इस वक्त काले बिल्ले के रूप में था, बेड पर छलांग लगाई
और उसके मुंह के नजदीक अपना मुंह ले जाकर जोर से म्याऊं की आवाज निकाली। इस खौफनाक आवाज को सुनकर नीलम की फौरन आंख खुल गई। वो परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो काला बिल्ला न था, शहजादे के रूप में आ चुका था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। क्या हुआ करल? नीलम सैयदपुर के जिन से मुखातिब हुई। नीलम, वो लोग बाहर बैठे हैं। सैयदपुर के जिन के लहजे में हल्की सी लर्जिश थी। कौन लोग? नीलम ने हैरत से पूछा। एक तुम्हारा शौहर है और दूसरा इमली वाले बाबा का एक चेला है। नीलम, तुम फिक्र न करो, मैं इस नियाज मोहम्मद का वो हशर करूंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। अकबर का जिक्र सुनकर नीलम के चेहरे पर एकदम रौनक सी आ गई। वो आए हैं? हाँ, वो आए हैं, सैयदपुर के जिन ने गुस्से में कहा। उनके अभी तक होश ठिकाने नहीं आए। आज उन्हें भी थोड़ा सा सबक सिखाई देता हूँ। मेरे अकबर को कुछ न कहना, वरना याद रखो मैं खुदकुशी कर लूंगी। नीलम ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा और बेड से उठकर खड़ी हो गई। ये सुनकर सैयदपुर के जिन ने कहका लगाया। सैयदपुर के जिन का कहका बड़ा भयानक था। तुम करोगी खुदकुशी? सैयदपुर का जिन बेतहाशा हंसते हुए बोला। जरा करके दिखाओ। हाँ, मैं जानती हूं कि मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। तुम मुझे मरने नहीं दोगे। लेकिन करल, क्या तुम समझते हो कि मैं जिंदा हूं? अगर यही जिंदगी है तो फिर मौत क्या होगी? अब यह सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तन्हा मकान में किसी आसेब की तरह मंडलाती रहती हूँ। करल, मैं इंसान हूँ, मुझ पर रहम करो। ये आग, ये भड़कते हुए शोले, ये दहकता तनूर, मेरी तो रूह तक झुलस गई है। मुझे अब मुआफ कर दो, मुझे जाने दो। देखो, मेरा अकबर मुझे लेने आ पहुंचा है। बोलते बोलते नीलम की आंखों में आंसू भर आए। सैयदपुर के जिन ने नीलम के आंसुओं की परवाह न की। वो थोड़ा उसके नजदीक हुआ और अपना मुंह उसके कान के पास लाकर बोला। तुम्हारा अकबर तुम्हें लेने नहीं आया, यहाँ मरने आया है। नहीं करल, खुदा के वास्ते ऐसा न करना। नीलम कांप उठी। मुझे सबक ना पढ़ाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। तुम बेड पर आराम से लेट जाओ और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक मैं तुमसे बाहर आने को ना कहूँ। ये कहकर करल ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम कहाँ जा रही हो करल? मैं उन लोगों के सामने जा रहा हूँ। अब घुमसान करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि नियाज मोहम्मद कोई मामूली इंसान नहीं, लेकिन मैं भी कोई मामूली जिन नहीं हूँ। मैं जबरदस्त हूँ। अब जबरदस्त का मुकाबला है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो मेरा बाल भी बिक्का नहीं कर सकेगा। यहाँ से रोता हुआ भागेगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम कमरे में आराम करो। ये कहकर सैयदपुर का जिन कमरे से निकल गया। जाते जाते वो दरवाजा भी बंद कर गया। नीलम तड़प कर दरवाजे तक आई। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो ना खुला। सैयदपुर का जिन बाहर निकलते निकलते दरवाजा मुकफ्फल कर गया था। नीलम अब कमरे में तन्हा रह गई। इस वक्त उसकी बहुत बुरी हालत थी। दिल में तूफान उठ रहा था। ऐसा लगता था जैसे दिल फट जाएगा। आंखों में आंसू उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। उसके जिस्म पर लर्जिश तारी थी। उसका जी चाह रहा था कि वो खूब फूट फूट कर रोए। अकबर इसी घर के अहाते में था और वो उसे मिल नहीं सकती थी। उसे एक नजर देख नहीं सकती थी। ये कैसी बेबसी थी, ये कैसी कैद थी। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम कर। उसके हाथ बेख्तियार दुआ के लिए उठ गए। आंसू भरी आंखों और दुखे हुए दिल से उसने अल्लाह को पुकारा। उसने तड़प तड़प कर, सिसक कर अपनी रिहाई की दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, मुझे इस जिन से निजात दिला दे। मुझे मेरे शौहर से मिला दे। ऐ अल्लाह, मुझ पर रहम कर। दुआ मांगते मांगते उसकी आंखों में गनूदगी उतरने लगी। उसने अपना सर तकिए पर रख दिया। वो सजदे की हालत में थी। बस इसी तरह रोते रोते दुआ मांगते सो गई। सैयदपुर का जिन नीलम के कमरे से निकलते ही काला बिल्ला बन गया। फिर वो गुस्से में बिफरा हुआ घर के बड़े दरवाजे की तरफ चला। उसने अपने एक पैर से दरवाजा खोला और फिर बाहर निकल आया। आ गया। नियाज मोहम्मद ने काले बिल्ले को दरवाजे से निकलते देखकर नारा लगाया। अकबर ने जल्दी से उसके कंधे से झांक कर देखा। काला बिल्ला उसके सामने खड़ा था। हाँ, यही है वो। अकबर ने काले बिल्ले को देखकर तस्दीक की। अब देखना तमाशा, नियाज मोहम्मद ने झूम कर कहा। पता नहीं उसने ये बात अकबर से कही थी या काले बिल्ले को की थी। नियाज मोहम्मद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर इस तरह हाथ को झटका दिया कि जैसे काले बिल्ले पर पत्थर खींच मारा हो। उसके हाथ में कोई चीज दिखाई नहीं दी। वो नादीदा पत्थर काले बिल्ले को ठा करके लगा। वो बिलबिला गया। उसने गुर्रा कर नियाज मोहम्मद को देखा। तभी नियाज मोहम्मद की समाज से एक आवाज टकराई। नियाज मोहम्मद, चला जा, तेरी खैरियत इसी में है। मैं चला जाऊं? नियाज मोहम्मद ने हंसते हुए जवाब दिया। अब तुझे जाना होगा, तुझे ये घर छोड़ना होगा, तुझे उस मासूम लड़की की जान छोड़ना होगी। बहुत मुश्किल है। नियाज मोहम्मद के कानों से आवाज टकराई। इस मर्तबा नियाज मोहम्मद ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उसने फिर हाथ ऊपर उठाया और एक नादीदा पत्थर बिल्ले पर खींच मारा। पत्थर लगते ही काला बिल्ला कई कलाबाजियां खा गया। देख नियाज मोहम्मद, अब भी मान जा। नियाज मोहम्मद ने जोर से कहा। डरता क्यों है? आगे क्यों नहीं आता? मैं भी देखूं तू कितना जबरदस्त है। देख, तू मेरे सामने मच्छर जैसा है।
तुझे इमली वाले बाबा ने क्यों भेज दिया? वो मेरे मुकाबले पर खुद क्यों नहीं आया? उधर से आवाज आई, पहले तुम मुझसे मुकाबला कर ले, फिर मेरे पीर की बात करना। तेरे लिए इमली वाले बाबा का एक सिपाही बहुत है, नियाज मोहम्मद ने जोर से कहा। ले संभल। नियाज मोहम्मद ने फिर एक नादीदा पत्थर उसकी तरफ फेंका। पत्थर खाते ही काला बिल्ला लुढ़क कर कई कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया और अपनी लाल लाल अंगारा आंखों से नियाज मोहम्मद को घूर कर देखा। फिर नियाज मोहम्मद और अकबर पर पत्थर बरसने लगे। ये बड़े बड़े पत्थर थे, खला में अचानक नमूदार होकर उन पर बरस रहे थे, लेकिन कोई पत्थर उनको नहीं लगा। पत्थर उनके आसपास गिर रहे थे, सरों से गुजर रहे थे। बस यूं महसूस होता था जैसे कोई पत्थर अब लगा तब लगा। अकबर इन पत्थरों को देखकर खौफजदा हो रहा था। वो पत्थर इतने बड़े थे कि अगर एक भी सर पर लग जाता तो यकीनी तौर पर भेजा बाहर आ जाता। चंद लम्हों तक पत्थर की ये बारिश जारी रही। उनके आसपास पत्थरों का ढेर लग गया। फिर खुद ब खुद पत्थरों की ये बरसात थम गई। अब अपनी ताकत दिखाने का नियाज मोहम्मद का नंबर था। नियाज मोहम्मद ने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों पर कुछ पड़ा और अंगश्ते शहादत को मुंह के करीब लाकर जोर से फूंक मारी। तभी अचानक काले बिल्ले के इर्द गिर्द 8-10 मोटे मोटे चूहे नमूदार हो गए। वो नमूदार होते ही काले बिल्ले पर हमलावर हुए। किसी ने उसकी टांग पकड़ी, किसी ने दुम में काटा, किसी ने उसका कान कुतरा। काला बिल्ला नाच नाच गया। वो एक चूहे को पकड़कर उसके थप्पड़ लगाता तो इतनी देर में दूसरा चूहा उसकी अच्छी खासी मजाज पुरसी कर देता। नियाज मोहम्मद और अकबर दूर बैठे इत्मीनान से तमाशा देख रहे थे। अकबर ने अब तक बिल्ली को तो चूहे के पीछे भागते देखा था, लेकिन वो आज चूहों को बिल्ले के पीछे भागते देख रहा था। और मजे की बात यह थी कि ये चूहे बिल्ले से खौफजदा न थे, बल्कि काला बिल्ला इनसे खौफजदा था। चूहे उस पर बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे। काला बिल्ला कहीं कहीं से जख्मी हो गया। उसके जिस्म से खून बहता दिखाई दे रहा था। काले बिल्ले के पंजे में जो भी चूहा आ जाता वो उसे पकड़कर भंबोड़ देता, उसकी गर्दन दबोच लेता। अब तक इस तरह वो कई चूहे खत्म कर चुका था। जब आखिर में 2-3 चूहे रह गए तो वो अपनी जान बचाकर इधर उधर पौधों में घुस गए। काला बिल्ला चूहों के भाग जाने के बाद अपने पांव फैलाकर बैठ गया और अपने रिश्ते हुए जख्मों को अपनी लंबी और सुरख जुबान से चाटने लगा। जैसे जैसे वो चाटता जाता वैसे वैसे उसके जख्म भरते जाते। चंद मिनट के अंदर अंदर उसके जख्म बिल्कुल साफ हो गए। वो भला चंगा हो गया। तब वो अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। अब उसने घूर कर नियाज मोहम्मद को देखा और फिजा में एक कलाबाजी खाई। अब काला बिल्ला हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब उसका शोभदा शुरू हुआ। नियाज मोहम्मद ने देखा कि एक मोटा ताजा अजदहा चलाता है। वो जोर से फुंकार रहा था और जहां जहां उसकी फुंकार पड़ती घास जलकर राख हो जाती। अकबर ने नियाज मोहम्मद के कंधे से उचक कर अजदहे को देखा तो उसके छक्के छूट गए। वो नियाज मोहम्मद के कान में आहिस्ता से बोला, बाबा वो अजदहा। हाँ मैं देख रहा हूं, तुम परेशान ना हो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नियाज मोहम्मद की नजरें बदस्तूर उस अजदहे पर जमी हुई थीं। अजदहा नजदीक तर होता जा रहा था। बाबा इस फुंकार से तो घास भी जल रही है। कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं आगे हूं। पहले ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, फिर तुम तक पहुंचेगा। नियाज मोहम्मद ने बड़े इत्मीनान से कहा। अब अजदहा उनसे सिर्फ 7 फुट के फासले पर रह गया। फिर जाने क्या हुआ कि वो एकदम रुक गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आगे कोई दीवार आ गई हो। वो दाएं जाने मुड़ गया। अब वो उनके चारों तरफ घूम रहा था, लेकिन 7 फुट दूर। वो अजदहा जैसे जैसे घूमता जाता वैसे वैसे नियाज मोहम्मद भी घूम जाता। नियाज मोहम्मद के पीछे अकबर भी घूम रहा था। हाँ भाई अकबर, अब तो डर नहीं लग रहा? नियाज मोहम्मद ने हंसकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अकबर बड़े इत्मीनान से बोला। इसका क्या हशर करूं? नियाज मोहम्मद ने पूछा। इसका मुंह रगड़ दें? अकबर ने गुस्से में कहा। मुंह रगड़ दूं या जलाकर रख दूं? नियाज मोहम्मद ने पूछा। ये तो और भी अच्छा होगा, अकबर खुश होकर बोला। तो फिर देख तमाशा। नियाज मोहम्मद ने यह कहकर अपना एक हाथ ऊपर उठाया और गुस्से से बोला, जल जा। नियाज मोहम्मद की जुबान से अभी ये लफ्ज अदा ही हुए थे कि उस अजदहे में आग लग गई। यूं महसूस हुआ जैसे अजदहे के जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई हो। आनन फानन उसका जिस्म जलकर राख हो गया। नियाज मोहम्मद ने मुड़कर अकबर को देखा। अकबर ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा। काला बिल्ला अपना शोभदा दिखा चुका था। अब नंबर था नियाज मोहम्मद का। नियाज मोहम्मद ने अपनी ताकत का मुजाहरा करने से पहले अकबर से पूछा, क्या चाहते हो? इस खबीस काले बिल्ले की पिटाई, अकबर ने फौरन कहा। लेकिन फिर अकबर को ख्याल आया कि इस बिल्ले पर लाठी तो असर नहीं करती। सैयदपुर में जब इस पर लाठी बरसाई गई थी तो लाठी के 2 टुकड़े हो गए थे। इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। लेकिन बाबा, इस पर लाठी तो असर नहीं करती। अकबर ने अपना खदशा जाहिर किया। क्यों नहीं करेगी?
नियाज मोहम्मद ने बड़े यकीन से कहा, फिर हाथ ऊपर किया तो उसके हाथ में एक मजबूत लाठी नमूदार हो गई। नियाज मोहम्मद लाठी की तरफ देखकर बोला, ये अल्लाह की लाठी है, ये इस खबीस की कमर के टुकड़े कर देगी। अच्छा, अकबर ने कहा, फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। ये लो। ये कहकर नियाज मोहम्मद ने उस लाठी को फिजा में उछाल दिया। जा इस खबीस की खबर ले। अब वो लाठी उस काले बिल्ले पर बरस रही थी और वो काला बिल्ला लाठी की जद से बचने के लिए इधर उधर छलांगे लगा रहा था। जैसे ये लाठी उसकी कमर या सर पर लगती, वो बिलबिला जाता और गुर्राकर लाठी को पकड़ने की कोशिश करता। वो लाठी तड़ातड़ उस पर बरस रही थी। बस यूं महसूस होता था जैसे ये लाठी किसी के हाथ में हो और वो निशाना ले लेकर बिल्ले को मार रहा हो। काले बिल्ले की पिटाई होते देखकर अकबर की आंखों में खुशी रक्सा थी। इस काले बिल्ले ने उसे बड़ा तिगनी का नाच नचाया। अब वो काला बिल्ला खुद तिगनी का नाच नाच रहा था। वो काला बिल्ला इधर उधर कोने बचालों में अपना सर छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लाठी मुसलसल उसके सर पर बरस रही थी, उसका भेजा हिला रही थी, उसकी कमर टूट रही थी और काले बिल्ले की उछल कूद, उसकी गुर्राहट, उसकी बेबसी देखने के लायक थी। बस अकबर, नियाज मोहम्मद ने पूछा। नहीं बाबा, अभी और। अकबर ने गुस्से से कहा, इस खबीस ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। मेरी बीवी को कैद किया, मेरी माँ की चोटी काटी, मेरे मामू को कोड़ में मुब्तला किया, उनका कारोबार तबाह किया। बाबा, इसके जुराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, इसे आसानी से ना छोड़ें। चलो ठीक है, फिर कुछ देर और तमाशा देख लो। ये कहकर नियाज मोहम्मद ने लाठी को हुक्म दिया, बरसे जा। और जोर जोर से बरस, जल्दी जल्दी बरस। अकबर ने टुकड़ा लगाया। चल भई लाठी, जोर जोर से बरस, जल्दी जल्दी बरस। नियाज मोहम्मद ने अकबर की ख्वाहिश को हुक्म में बदल दिया। हुक्म मिलते ही लाठी में तेजी आ गई। वो बहुत तेजी से उस पर बरसने लगी। काले बिल्ले की पिटाई होते देखकर अकबर की आंखों में सुकून भर रहा था। उसके असाब पर आसूदगी छाती जा रही थी। जब उसकी पिटाई होते काफी देर हो गई तो अकबर ने नियाज मोहम्मद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस बाबा, बस। नियाज मोहम्मद ने पूछा, हो गया तेरा जी खुश? हाँ बाबा, अकबर ने खुश होकर कहा। ठीक है। ये कहकर नियाज मोहम्मद ने लाठी को हुक्म दिया, ए लाठी, गायब हो जा। इस हुक्म के गूंजते ही लाठी गायब हो गई। काला बिल्ला निढाल होकर एक तरफ गिर गया, जैसे उसकी कमर टूट गई हो। क्या मर गया? अकबर ने काले बिल्ले को फर्श पर पड़े हुए देखकर पूछा। यह बड़ी ढीठ चीज है, ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं, नियाज मोहम्मद ने हंसकर कहा। अभी ये चंद मिनट बाद उठेगा और हम पर हमला करेगा। नियाज मोहम्मद की कही हुई बात सच साबित हुई। 5 मिनट के बाद काला बिल्ला उठकर बैठ गया। उसने अपने चारों पांव चाटे और फिर इस तरह खड़ा हुआ जैसे कोई जर्नैल अपनी फौजियों को कोई हुक्म देने से पहले खड़ा होता है। फिर उसने खड़े खड़े फिजा में एक कलाबाजी खाई और पैर फैलाकर बैठ गया। अब उसने नियाज मोहम्मद को घूरना शुरू किया। अकबर उसे बगौर देख रहा था और सोच रहा था कि अब देखें ये काला बिल्ला क्या करता है, कौन सा शोबदा दिखाता है। अब तक जितने शोबदे उसने दिखाए थे वो नियाज मोहम्मद ने नाकाम कर दिए। तब एक काला परिंदा उसके जिस्म से बरामद हुआ। अकबर ने देखा वो कव्वे जैसा था, लेकिन उसके सर और उसके पंजों में कोई चीज दबी हुई थी। वो एक तेज धार का चमकता हुआ खंजर था। आनन फानन वो कव्वे जैसा परिंदा उनके सरों पर पहुंचा और उस खंजर को छोड़ दिया। नियाज मोहम्मद ने जल्दी से कुछ पढ़ा और गुस्से से बोला, रुक जा। वो खंजर उनके सरों पर 7 फुट ऊपर खला में मौलिक हो गया। वो खंजर इतना बड़ा और तेज धार का था कि जिस्म के किसी हिस्से पर गिरता फौरन पैवस्त हो जाता। वो कौवा उनके सरों पर काएं काएं करता मंडलाता रहा। नियाज मोहम्मद ने फिर कुछ तेजी से पढ़ा और बोला, ए खंजर पलट। नियाज मोहम्मद की जुबान से ये अल्फाज अदा होते ही मौलिक खंजर में हरकत हुई। वो वापस ऊपर उठा और सर पर मंडलाते कौवे के पीछे इस तरह चला जैसे गाइडेड मिसाइल। फिर वो उड़ते कौवे के सीने में पैवस्त हो गया। खंजर के आर पार होते ही कौवा पट से जमीन पर गिरा और किसी बम की तरह फट गया, लेकिन आवाज कोई ना हुई, बस उसके चीथड़े उड़ गए। सैयदपुर का जिन, जो काले बिल्ले के रूप में बड़े इत्मीनान से बैठा खंजर बरदार कौवे को देख रहा था, उसे पूरी उम्मीद थी कि चंद लम्हों में नियाज मोहम्मद का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन जब उसने अपने कौवे के चीथड़े उड़ते देखे तो वो खुद उठकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि अब नियाज मोहम्मद की बारी है। इधर से कोई ऐसी मुसीबत नाजिल होगी कि वो परेशान हो जाएगा। वो अपने कान खड़े करके नियाज मोहम्मद को देखने लगा। नियाज मोहम्मद ने तेजी से कुछ पढ़ा और अपनी शहादत की उंगली पर जोर से फूंक मारी। इस फूंक के साथ ही शहादत की उंगली से धुएं का एक मरगोला निकला। इस धुएं के बादल से एक काला कुत्ता बरामद हुआ। ये काला कुत्ता गधे जितना था। इसकी जुबान 1 फुट बाहर निकली हुई थी, जो तेजी से अंदर बाहर हो रही थी।
उसके बड़े बड़े नोकीले दांत जबड़ों से झांक रहे थे। इस काले कुत्ते ने जोर से छलांग लगाई और काले बिल्ले की तरफ चला। काला बिल्ला उसे देखकर एकदम सहम गया। ये क्या मुसीबत उस पर नाजिल हो गई, लेकिन वह हिम्मत हारने वाला नहीं था। इससे पहले कि वो काला कुत्ता किसी खरगोश की तरह उसकी गर्दन दबाता, काले बिल्ले ने एक छलांग लगाई और उस गमले पर चढ़ गया जो एक रस्सी से लटका हुआ था। अब वो गमला झूल रहा था। काला बिल्ला गमले पर चढ़ तो गया, लेकिन उसे यह अंदाजा न हुआ कि उसमें वजन कितना है। उसमें गधे जितना वजन था। गमले की रस्सी फौरन टूट गई। वो गमले के साथ धाड़ से जमीन पर गिरा। उसे जमीन पर गिरते देखकर काले कुत्ते ने उस पर फौरन हमला कर दिया। काला बिल्ला भी जो करना था, वो जमीन पर गिरते ही उठा और काले कुत्ते की गिरफ्त में आने से पहले ही झुकाई देकर भाग खड़ा हुआ। अब काला बिल्ला आगे आगे और काला कुत्ता पीछे पीछे। ये लोग लॉन के दरमियान बैठे थे। कुत्ते और बिल्ले के दरमियान रेस लगी थी। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। काला बिल्ला पौधों के दरमियान छुप रहा था, लेकिन कुत्ता उसे ढूंढ निकालता। ये खेल काफी देर जारी रहा। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि काले कुत्ते ने उस पर झपटा मार दिया। अकबर ने देखा कि काले बिल्ले के एक कान से खून निकलने लगा। उसका आधा कान कुत्ते ने उड़ा दिया। बाबा, इस काले बिल्ले का दूसरा कान भी कटना चाहिए। इसने कई इंसानों के कान काटे हैं, अकबर जोश में बोला। नियाज मोहम्मद ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता कुत्ते को हुक्म दिया, दूसरा कान भी काटो। काले कुत्ते ने भागते बिल्ले को फिर दबोच लिया और इस मर्तबा उसका दूसरा कान भी काट लिया। काले बिल्ले के दोनों कानों से खून जारी हो गया। वो तेजी से मकान के अकब की तरफ भागा। कुत्ते ने उसका पीछा किया, फिर वो दोनों आंखों से ओझल हो गई। नियाज मोहम्मद ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो आंखें बंद करके कुछ देखने की कोशिश कर रहा हो। अकबर का ख्याल था कि काला कुत्ता इस सैयदपुर के जिन को देखकर मकान के अकब से फिर मैदान जंग में ले आएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। कई मिनट गुजर गई। तब उसने बेचैनी से नियाज मोहम्मद से पूछा, क्या हुआ बाबा, किधर गया वो खबीस? वो पीछे आम के दरख्त पर चढ़ गया है और अपने पैरों से अपने कान से बहने वाले खून को साफ कर रहा है, नियाज मोहम्मद ने आंखें बंद किए किए बताया। और वो काला कुत्ता, अकबर ने पूछा, वो किधर गया? वो दरख्त के नीचे बैठा है, उसके आने का मुंतजिर है, नियाज मोहम्मद ने बताया। बाबा, क्या आपको नीलम भी दिखाई दे रही है? हाँ, मैं उसे देख रहा हूँ, वो बेड पर बैठी हुई है। बाबा, उसे कमरे से बाहर बुलाएं। नीलम को कमरे से बाहर बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन अभी मैं चाहता नहीं हूं। क्यों बाबा? अकबर ने बेकरारी से पूछा। अभी उसे बाहर बुलाया तो नुकसान का अंदेशा है। मैं जल्दबाजी में काम खराब करना नहीं चाहता। तुम जरा आराम से बैठो और देखते जाओ कि क्या होता है, नियाज मोहम्मद ने उसे समझाया। बाबा, क्या मैं कोई अच्छी उम्मीद रखूं? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी उम्मीद ना रखने की क्या वजह है? यह जिन अभी तक किसी के काबू में नहीं आया है, अब आ जाएगा, नियाज मोहम्मद ने बड़ी यकीन से कहा। अव्वल तो मैं इसके लिए बहुत हूं, अगर मुझसे कहीं चूक हो गई तो फिर पीर साहब से मदद ली जाएगी। आपका मतलब है कि इमली वाले बाबा? हाँ, मेरा यही मतलब है, नियाज मोहम्मद ने कहा। अच्छा, अब खामोश हो जाओ। उस खबीस ने दरख्त से मकान की छत पर छलांग लगाई है। वो चंद लम्हों में सामने जाहिर होने वाला है। और वो कुत्ता, उसे मैंने गायब कर दिया है, उसका काम तमाम हुआ। अब क्या होगा? अब जो कुछ होगा वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें जरूर बताना चाहता हूँ। जी फरमाएं। हमें अब बहुत होशियार रहने की जरूरत होगी। क्यों समझो कि अब हम पुल सरात पर खड़े हैं। हमारी जरा सी भूल हमें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। क्या वो खबीस अब मुझ पर हमला करेगा? अकबर ने घबराकर पूछा। उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो तुम पर हमला करे। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं और बाबा की निशानी तुम्हारे बाजू पर बंधी है, ये सैयदपुर का जिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक किसी ने बाहर के गेट पर खटका किया। ये इस वक्त गेट पर कौन आ गया? नियाज मोहम्मद ने कोई जवाब ना दिया। शायद वो कुछ पढ़ने में मसरूफ था।